ओके, ठीक हो ना सब लोग? गुड। तो कल बात कर रहे थे हम कुछ चीजों की, विकास के बारे में। वो बातें याद है आपको? कैसे भी घुमा के कुछ भी पूछ ले कर देंगे ना परीक्षा में। ओके, नाइस। आज चलते हैं आगे और अब हम विकास की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मॉडल्स लेंगे जो बहुत बेहतरीन हैं, लेकिन उससे पहले विकास की अवस्थाएं, हेडिंग डालिए आप, विकास की विभिन्न अवस्थाएं। और इसमें यहां पे लिखे अवस्था, स्टेज, और यहां पे लिखे आयु, एज। अवस्था, आयु, स्टेज, आगे लिखें एज। अवस्था, आयु, स्टेज, एज। ओके, लिख लिया? चलिए, लिखा सबने? ओके, कुछ है नहीं लिखने को, क्या लिखा? तो देखो, यहां पे दो बातें ध्यान दें। एक बात सुन रहे ना, वो ये है कि एक तो होता है विकास की इन अवस्थाओं को समझने के लिए लाइफ स्पान पर्सपेक्टिव, यानी पूरे जीवन को हम अलग अलग स्टेजेस में बांटते हैं। और एक होता है केवल बाल विकास वाला पर्सपेक्टिव। ठीक है, हमको बाल विकास वाला ही पढ़ना है। हमको युवावस्था, वयस्क अवस्था, अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड, एजिंग, ओल्ड एज, उनकी बातें नहीं पढ़नी है। ठीक है ना, हमको केवल किशोरावस्था तक की बातें पढ़नी है। तो ध्यान रखेंगे, विकास की अवस्थाओं को समझने के लिए एक जीवन विस्तार दृष्टिकोण है। कौन सा दृष्टिकोण है? तो नाम से आप क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको पता है, इरिक्सन ने एक मॉडल दिया है जिसको हम लाइफ स्पान मॉडल भी बोलते हैं ना, जीवन विस्तार। तो इरिक्सन ने उस मॉडल में पूरे जीवन को 8 भागों में बांटा है। बांटा कि नहीं बांटा? लेकिन हमको पूरे जीवन वाले नहीं पढ़ के अपने यहां पे फोकस करना है केवल किशोरावस्था तक। तो किशोरावस्था तक की चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं बाल विकास। उसको क्या बोलते हैं? बाल विकास। और पूरे जीवन की अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान। उसको क्या बोलते हैं? तो एक हल्का सा फर्क है, कोई चिंता की बात नहीं है ना। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। ठीक है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान। और बाल विकास में बाल नाम आते ही क्या हो जाएगा? किशोरावस्था तक या परिपक्वता तक हम अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं उसमें भी कंसेप्शन से, लेकिन बर्थ के बाद की स्टेजेस की हम बात करते हैं ज्यादा। ठीक है, तो एक माइंड सा फर्क आपको क्लियर है ना? बाल मनोविज्ञान बोले या बाल विकास बोले, इनका संबंध होता है केवल परिपक्वता तक, जिसमें मेनली हम 3 स्टेजेस का अध्ययन करते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। यहां भी इन अवस्थाओं को भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से बांटा है। हमने वो सारी अवस्थाएं आपके लिए रखी हैं, आराम से आप बुक में देखना। जोन्स की भी अवस्थाएं हैं, रोज की भी अवस्थाएं हैं, हरलोक की भी अवस्थाएं। हरलोक ने अवस्थाओं को बांटा है, आपको ध्यान है? उन्होंने पहली अवस्था प्रीनेटल पीरियड बताया है, जन्म से पहले वाला। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने शैशवावस्था को केवल 2 वीक्स तक बताया है। कितना बताया है? 2 सप्ताह तक ही है। और 2 सप्ताह के बाद जो चीज शुरू होती है उसको उन्होंने एक अलग सा नाम दिया था, बेबीहुड। बचपन अवस्था या बेबीहुड, हिंदी में कुछ भी आ सकता है, उन्होंने बेबीहुड बोला था। ठीक है ना, टोडलर भी बोला, बेबीहुड भी बोला। उसके बाद बाकी वही अर्ली एडोलसेंस, आपके अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, फिर किशोरावस्था के भी आप अलग भाग कर सकते हैं, अर्ली एडोलसेंस है ना, लेटर एडोलसेंस। फिर उसके बाद वाली की भी मिडिल, आपकी जो एडल्टहुड है, उसको भी अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। तो वो सबके अलग अलग विभाजन है, उनमें से हमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस एक सरसरी निगाह उन पे होनी चाहिए कि कोई बात उनके बारे में अगर पूछ ले, जो कि बहुत कम पूछी जाती है, तो वो सारी चीजें हम आपको बुक के थ्रू देंगे, वहां पे आराम से आप ले लोगे उनको। ठीक है, हम यहां पे जो चीजें पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझने के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए यहां पे मैं आपको वही चीज कराऊंगा, उसी पे फोकस करूंगा, जिससे आपका परीक्षा में तो प्रश्न सही होगा ही, आपको कॉन्सेप्ट एकदम से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम यहां पे मेनली 3 अवस्थाओं का जिक्र करेंगे। लिखिए आप 1 नंबर पे शैशवावस्था। शैशवावस्था, शैशवावस्था, इंग्लिश में जरूर लिखना है इन्फेंसी। इन्फेंसी, शैशवावस्था, इन्फेंसी। आयु 0 से 6 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष।
शिशुअवस्था इन्फेंसी 0 से 6 वर्ष। 2 नंबर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था इंग्लिश में बोलेंगे चाइल्डहुड, और चाइल्डहुड का समय रहेगा 7 से 12 वर्ष। और 3 नंबर पे किशोरावस्था। किशोरावस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलिए। बिल्कुल, अडोलसेंस, और इसका समय रहेगा 13 से 19 वर्ष। शैशवावस्था इन्फेंसी 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था चाइल्डहुड 7 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था अडोलसेंस 13 से 19 वर्ष। लिखा सबने? चलिए फिर बताएं आप, कितनी अवस्थाएं पढ़ेंगे? 3। सबसे पहली कौन सी? शैशवावस्था को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इन्फेंसी, समय कितना? 0 से 6 वर्ष। दूसरी हटा लो, इंग्लिश में चाइल्डहुड, समय कितना? 7 से 12 वर्ष। तीसरी अवस्था किशोरावस्था, इंग्लिश में समय कितना? 13 से 19 वर्ष। हटाओ, अलर्ट। ध्यान रखें, यह विभाजन ऑथेंटिक है, ठीक है ना, पर यह कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है साहब। आपने देखा है ना परीक्षा में कई बार बाल्यावस्था 6 से 12 भी आती है, आती कि नहीं आती? कई बार 5 से 11 भी आ जाती है। किशोरावस्था बहुत बार 13 से 20 आती है, बहुत बार किशोरावस्था 12 से 18 आती है। बोलिए आती कि नहीं आती? तो हमको ये जिद नहीं करनी है, पर ये एक्चुअली मैं इसलिए लिखाता हूं, शुरू से मैं यही लिखा रहा हूं कि उसका रीजन है। एक तो हम यहां पे एक्सक्लूसिव बात करें, 0, 6, 7, 12, 13, 19 तो आराम से याद रह जाएगा, है ना, मोटा आकलन। सुन रहे हो ना? दूसरी बात, ये विभाजन, ये सारा का सारा खेल साइकोलॉजी बेसिकली हमारे देश का तो विषय नहीं है, हमारे शास्त्रों में तो था नहीं, अलग रूप में था। तो यहां पे हम सब जानते हैं ना, किशोरावस्था को टीनेज बोलते हैं कि नहीं? टीनेज बोलते हैं सब लोग, बोलते हैं कि नहीं? टीनेजर्स आर मोस्ट टिपिकल, आई लाइक टीनेजर्स। टीनेजर्स को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा टीनेज कितना प्रसिद्ध है, टीनेज बोलिए, है कि नहीं? तो दरअसल टीन 12 में आता है क्या? 12 में टीन आता है? नहीं आता, 13 में ही आता है साहब। वो तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 आता है कि नहीं आता? 20 में भी नहीं आता। इसका मतलब किशोरावस्था तो 13 से 19 है साहब, लेकिन फिर भी मेजर और माइनर वाली बात है ना, बालिग होते हैं, है ना, तो वो 18 साल के बाद बालिग मानते हैं हम, तो 18 तक भी कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बात आ जाए तो आपको चिंता नहीं करनी है कि साहब इन्होंने ये बताया है, इसको 13 से 19 भी ओके है और 12 से 18 भी ओके है। बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे ही ये 7 से 12 भी ठीक है, 6 से 12 भी आ जाए तो कोई टेंशन नहीं है, ये 0 से 6 भी ठीक है, 0 से 5 आ जाए तो भी ठीक है। लेकिन जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो क्या है? वो ये है कि अगर ये 3 ऑप्शंस आते हैं परीक्षा में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, सुन लें, अगर ये 3 ही ऑप्शंस आते हैं तो हम अब अलग अलग इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाएंगे, तो शैशवावस्था की विशेषताएं होंगी, आंसर होगा शैशवावस्था। लेकिन अगर परीक्षा में इनकी जगह 4 ऑप्शन आते हैं तो फिर कहानी बदलेगी। वो क्या है? नोट करके लिखो आप नीचे, नोट। बहुत से विद्वान बाल्यावस्था के 2 भाग करते हैं। बहुत से विद्वान बाल्यावस्था के, कौन सी अवस्था के? यस, बाल्यावस्था के, ध्यान रखना आपको, बाल्यावस्था के 2 भाग करते हैं। बहुत से विद्वान बाल्यावस्था के 2 भाग करते हैं। पहला है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था या आरंभिक बाल्यावस्था बोल सकते हैं। पूर्व बाल्यावस्था, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड। और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? यस, लेटर चाइल्डहुड। तो एक अर्ली चाइल्डहुड ध्यान रखना है और दूसरा लेटर चाइल्डहुड। जो लोग ये वाला विभाजन करते हैं वो
पूर्व बाल्यावस्था का समय 3 से 6 वर्ष, यहां भी 2 से 6 हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। और उत्तर बाल्या का सेम वहां पे हमने लिखा वही 7 से 12 वर्ष करते हैं। तो पूरी बाल्यावस्था 3 से 12 आ जाएगी, आएगी ना? 2 भाग हो गए इसके। ओके, बहुत से विद्वान बाल्यावस्था के 2 भाग करते हैं, एक पूर्व बाल्यावस्था, दूसरी उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड और उत्तर बाल्यावस्था को क्या बोलेंगे? लेटर चाइल्डहुड। लिखा सबने? कितने भाग करते हैं बाल्यावस्था के? 2। पहला बोलिए कौन सा? कौन सा? पूर्व बाल्यावस्था। कौन सा? पूर्व बाल्यावस्था। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अर्ली चाइल्डहुड। समय कितना? 3 से 6 वर्ष। और दूसरा बोलिए उत्तर बाल्यावस्था, इंग्लिश में लेटर चाइल्डहुड। समय कितना? 7 से 12। ये बात क्लियर हुई? कौन सी महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, सुन लें। अगर परीक्षा में 4 ऑप्शन आते हैं, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तो कहानी अलग होगी। अगर ये 4 ऑप्शन आते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, तो कहानी अलग होगी। क्या अलग होगी? हमने देखा है कि हमने जो पूर्व बाल्यावस्था का समय है, ये किस में से निकाला? बोलिए शैशवावस्था में से। शाबाश। इसका मतलब पूर्व बाल्यावस्था और शैशवावस्था दोनों एक ही होंगी। ऐसी स्थिति में जहां पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था ऑप्शंस में होंगे, वहां पे हर सवाल का जवाब पूर्व बाल्यावस्था ही होगा, क्योंकि तब शैशवावस्था सिमट जाएगी वही आपके 2 साल से पहले, है ना? या उन्होंने तो 2 वीक तक बोला है। तो उस स्थिति में शैशवावस्था की कोई विशेषता नहीं होगी, सारी की सारी बातें पूर्व बाल्यावस्था में शिफ्ट हो जाएंगी। और जहां पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन में नहीं होगा, केवल शैशवावस्था बाल्यावस्था होगा, वहां पे अब हम जो पढ़ेंगे ना पहले 5-6 साल की बातें, वो सारी की सारी शैशवावस्था में जाएंगी। किस में जाएंगी? शैशवावस्था में जाएंगी। तो ये बात याद रहेगी आपको? ओके, तो हेडिंग डालिए अब। हेडिंग डालिए शैशवावस्था। शैशवावस्था विकास की आधारभूत अवस्था। विकास की आधारभूत अवस्था। शैशवावस्था विकास की आधारभूत अवस्था। ओके, शैशवावस्था विकास की कैसी अवस्था? आधारभूत अवस्था है, आधारशिला है, क्योंकि भावी जीवन का निर्माण इसी पे तो टिका है ना? तो हमको ध्यान रखना है, शैशवावस्था की बातें भी ऐसी हैं। मैं जब ये शुरू करता हूं, सुन रहे हो ना आप लोग? लिख के फिर सामने देखा करो, है ना, जितना जल्दी हो सके। जब मैं शुरू करता हूं तो मेरे को एक बात याद आती है, और वो अक्सर मैं बोलता हूं। वो क्या है? किसी विद्वान ने बोला है। क्या बोला उन्होंने? समझना। उन्होंने कहा कि साहब, शिशु, सुन रहे हो? शिशु, पागल और नारी तीनों एक ही श्रेणी के होते हैं, इन्हें कभी भी गुमराह ना करें। शिशु, पागल और नारी तीनों एक ही कैटेगरी के होते हैं, एक ही श्रेणी के होते हैं, इन्हें कभी भी गुमराह ना करें। क्यों बोला ऐसा? क्यों बोला? क्योंकि ये तीनों गुमराह होते हैं, इनके गुमराह होने के खतरे हैं। ये तीनों के तीनों हैंडल विद केयर हैं। बहुत ध्यान रखना है। अपने यहां मी नेक्स्ट में एक संस्मरण आया था, कलर पेज जो आता है ना इसका, मी नेक्स्ट किस में आता है? पत्रिका में आता है। बढ़िया सा संस्मरण आया था फ्राइड साहब का। क्या था सुने? शिशु क्या होता है? एक बार फ्राइड साहब, सुन रहे हो ना? सिगमंड फ्राइड पढ़ेंगे हम, बहुत बेहतरीन। सिगमंड फ्राइड कहां के थे? ऑस्ट्रिया के थे, वियना के थे। तो वियना में बड़े बड़े पार्क हैं, आज भी वियना बहुत खूबसूरत शहर है। मेरे कुछ साथी गए थे वहां, जब मैं जॉब में था, मैं जा नहीं पाया, तो बताते थे कि बहुत ही अच्छा शहर है, बड़े बड़े पार्क हैं, बहुत मतलब रोमांटिक सा सिटी है वियना।
तो वहां पे एक बार क्या हुआ, सिगमंड फ्राइड साहब गए पार्क में घूमने, बड़े बड़े पार्क हैं, अपने बेटे के साथ और बीवी के साथ। वहां जाके जिसको जो अच्छा लगता है ना वो वही काम करता है। आपने देखा होगा, जिसको जो अच्छा लगता है, आप शादी में जाते हो है ना, तो किसी को उस पे चैटिंग पे तो वो चैटिंग में ही लगा रहता है, उसको मतलब नहीं है क्या हो रहा है। किसी को खाने से तो वो खाने में लगी रहती है, उसको मतलब नहीं क्या हो रहा है ना। किसी को बस सजने संवरने में है तो बस उसको उसी से मतलब है और कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है। तो जिसको जो कहते हैं ना पसंद है वो वही करता है। तो वहां जाने के बाद फ्राइड साहब को तो क्या पसंद था, उनको तो वो पसंद था। तो वो तो एक बेंच पे बैठ गए और लिखने लग गए, अपनी चीजें लिखने लग गए। और वो दोनों माँ बेटे खेलने चले गए, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, वो बैठे बैठे लिख रहे हैं। कुछ देर बाद में मैडम उनके पास आती हैं, बदहवासी, और आके बोलती हैं, आप आराम से लिख रहे हो, बिल्कुल चिंता नहीं है, बेटा तो कहीं खो गया। उन्होंने बोला, मिल जाएगा, जाओ। फिर चली गई। थोड़ी देर बाद इस बार आती है और कहती है, वो तो कहीं नहीं मिला, मैं हर जगह उसको देख के आई हूं, खो गया, वाकई खो गया। रोने लगी। फ्राइड साहब ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आराम से मेरे पास बैठो, गहरी सांस लो और याद करो कि आपने उसको कहीं जाने से मना किया था। बोली, हाँ, मैंने उसको बड़े वाले फवारे के पास जाने से रोका था। फ्राइड ने बोला, चलो मेरे साथ। वहां गए, मिल गया। क्या जरूरत थी कहने की वहां मत जाना? मत जाना तो जरूर जाना। ये शेष शिशु की बात है, अकेले शिशु की बात नहीं है, तीनों की बात है। बाग में जाते हैं छोटे बच्चे, पता है, घूमते हैं, खूबसूरत फूल खिले, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जहां पे लिखा है ना फूल तोड़ना मना है, वहां जरूर तोड़ेंगे। फूल खिले, लिखा है तोड़ो मत, पर ये दिल मचल के कहता है कि छोड़ो मत। इससे स्वावस्था की बड़ी बात। पागल, शिशु पागल और नारी। पता है, पागल, हमारी तरफ एक कहावत है कि एक पागल आदमी, सुन रहे हैं ना, 1 मिनट कर लूं आपसे बात। पागल आदमी कहीं से जा रहा है और आप तो साउंड माइंडेड हो। अब वो जहां से निकल रहा है वहां पे क्या पूरा गांव एक कच्चे घरों का बना हुआ है और तेज हवा चल रही है। तो जैसे ही आप उधर से गए, आप तो साउंड माइंडेड हो, वो पागल है। आपने उसको देखा, देखते आपके दिमाग में एक सोच आ गई कि यार कहीं इसने अगर किसी एक घर में आग लगा दी तो पूरा गांव जल जाएगा, क्योंकि पूरे गांव में कच्चे घर हैं, हवा भी चल रही है। उसके पास ये आइडिया नहीं है, आपके पास है। पागल वो है, आप समझदार हो। और जैसे ही वो आता है आपके पास से, आप उसको बोलते हो रुको। बोला, क्या है? आपने कहा, देख पूरा गांव कच्चे घरों से बना है और तेज हवा चल रही है। वो बोलता है, अच्छा। फिर आप यही नहीं रुकते, आप कहते हो तेरे पास माचिस तो नहीं है? वो बोलता है, हो जाएगी व्यवस्था। और फिर आप उसको कहते हो, देख किसी घर में आग मत लगा देना, नहीं तो पूरा गांव जल जाएगा। वो बोलता है, ओके। क्या जरूरत थी उसको कहने की? आपने कहा मत लगाना और वो जरूर लगाएगा। नारी, शरीके हयात, जिंदगी की हम सफर। नारी नारायणी है। नारी गहरे से गहरा राज दफन कर सकती है, अपने बच्चों और पति के लिए कुछ भी कर सकती है। जो शादीशुदा है वो इस बात को जानते हैं कि वो आपके लिए कितना कर सकती है, करती हैं। गहरी से गहरी राज की बात वो नहीं बताएगी, लेकिन अगर आपने उनको किसी दिन बोला ये बात बहुत खास है, किसी को बताना मत, तो बोलिए वो बताएगी कि नहीं? क्या जरूरत थी ये कहने की बताना मत? अब तो जरूर बताना। इसलिए बोला किसी ने कि शिशु, पागल और नारी तीनों क्या होते हैं? एक ही श्रेणी के होते हैं, इनको कभी भी गुमराह नहीं करना है। क्या क्या खास बातें हैं, कुछ बेहतरीन बातें हैं शिशुअवस्था की, जो हम करेंगे विशेषताओं के रूप में। लिखिए सबसे पहली बात, और यहां मैं जो पहली 2 बातें बताता हूं वो दोनों जीन पियाजे साहब की हैं, जो बेहतरीन है, और वो है कल्पना की सजीवता। इसको इंग्लिश में लिखना है एनिमिज्म। जहां पे इंग्लिश टर्म्स जरूरी होगी मैं लिखवा रहा हूं, हर जगह जरूरी नहीं है। पहली बात है कल्पना की सजीवता, एनिमिज्म। और इसी से जुड़ी हुई दूसरी भी बात है, वो साथ ही लिख लो आप, वो है आत्मकेंद्रितता। आत्मकेंद्रितता
इसको बोलेंगे ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिसिज्म भी राइट है, ईगोसेंट्रिज्म बोले तो भी ठीक है। ओके साहब, लिखा सबने? तो बताएं आप पहली विशेषता कौन सी लिखी शेष अवस्था की? कल्पना की सजीवता, इंग्लिश में एनिमीज। दूसरी बात आत्मकेंद्रितता, इंग्लिश में ईगोसेंट्रिज्म। दोनों बेहतरीन बातें हैं। पता है ना कितनी बार परीक्षा में आई है? दरअसल जीन पियाजे साहब ने दिए। आपको पता है जीन पियाजे बायोलॉजिस्ट भी थे, एपिस्टोमोलॉजिस्ट भी थे, दार्शनिक भी थे, डॉक्टर भी थे, गणितज्ञ भी थे। पढ़ाऊंगा मैं जीन पियाजे बाद में, बहुत मजा आएगा आपको। तो इन्होंने एक टर्म दिया बायोलॉजी से, एनिमिज्म। सुना है नाम? परीक्षा में अपने या तो सीधे सीधे हिंदी वर्जन में भी एनिमिज्म लिखा आता है। यस, दरअसल एक बड़ी बात सुने, परीक्षाओं में बहुत बार ऐसा पूछा जा चुका है, बाल्यावस्था में, सुन रहे हैं? कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में एक बालक का दृष्टिकोण कैसा होता है, ऐसा प्रश्न आपके सेकंड ग्रेड में आ चुका है। बाल्यावस्था में एक बालक का दृष्टिकोण कैसा होता है, कल्पना वाला या यथार्थ वाला? बोलो। जवाब है यथार्थ वाला, रियलिस्टिक अप्रोच। बाल्यावस्था में वास्तविकता के दर्शन होंगे, पढ़ेंगे हम, मैं बताऊंगा किस तरह से वास्तविकता आएगी। लेकिन शेषावस्था में इसके विपरीत है, वहां यथार्थ नहीं है बल्कि कल्पना है। और किशोरावस्था में वापस क्या आ जाएगी? कल्पना आ जाएगी। शेषावस्था की जो कल्पना है वो कई नामों से जानी जा सकती है। परीक्षाओं में बहुत बार ये शब्द आता है, सुन रहे हो ना? बहुत बार इसके स्थान पे आता है जीववाद में विश्वास, बहुत बार इसके स्थान पे आता है सजीव चिंतन। कौन सा चिंतन? सजीव चिंतन। लेकिन आपको जिस चीज को फोकस करना है वो है एनिमिज्म। वो क्या है? एनिमिज्म। दरअसल क्या होता है एनिमिज्म? सुने, एनिमिज्म का मतलब यह है कि शेषावस्था में बालक इतना कल्पना में जीता है, पता है कल्पना में जीता है, उसको पेरेंट्स के बजाय दादी दादा नानी नाना अच्छे लगते हैं ना, क्योंकि उसको फेरी टेल सुनाते हैं, कल्पना के घोड़े पे सवार करके आसमान की सैर कराते हैं, राक्षसों के देश में ले जाते हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। पर साथ में उसमें एनिमिज्म और इगोसेंट्रिज्म भी है। एनिमिज्म का मतलब यह है कि उसको सजीव और निर्जीव में कोई भेद नहीं होता, वो हर चीज को जिंदा समझता है, वो हर पदार्थ में चेतना देखता है, वो लाइव इमेजिनेशन करता है, वो हर चीज को जीवंत मानता है। इसको बोलते हैं एनिमिज्म। इसको क्या बोलते हैं? एनिमिज्म बोलते हैं। आपने कभी एनिमिस्टिक मूवी देखी? एनिमिस्टिक जो वर्ड है, कार्टून वाली मूवी देखते हो ना, क्या होता है उसमें? उसमें पहाड़ बात करता है, पेड़ बात करता है, बिल्डिंग बात करती है, सड़क बात करती है, हर कोई बोलता है क्योंकि हर कोई जिंदा है। यह है एनिमिज्म। ये क्या है? जीन पियाजे पढ़ेंगे हम तो आप जानोगे, वहां पे दरअसल वहां पे प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो शेषावस्था के इक्विवेलेंट है, और उसको उन्होंने अतार्किक चिंतन वाली अवस्था कहा। कौन सी बोली? अतार्किक चिंतन की अवस्था है। तो यहां पे बच्चे के चिंतन में तर्क नहीं होता, अतार्किक होता है, पर चिंतन तो वो करता है। आपने देखा ना कई बार सीटेट में और यहां पे कि क्या क्या छोटा बच्चा चिंतन करता है? बोले करता है। करता है कि नहीं करता? करता है। करता है कि नहीं? करता है। बड़ों की तुलना में कम करता है या कम नहीं करता? बोलिए। जवाब है बड़ों से कम नहीं करता। हालांकि उसके चिंतन का प्रकार अलग है, उसके चिंतन का काइंड टाइप अलग है। बड़े अलग चिंतन करते हैं, वो अलग चिंतन करता है, और उसका जो चिंतन है उसको बोलते हैं मैजिकल थिंकिंग। क्या बोलते हैं? जादुई चिंतन करता है। और उसके जादुई चिंतन की दो बेहद खास बातें हैं जो मैंने यहां पे आपके सामने लिखी हैं। एनिमिज्म, दरअसल ये हम सब ने देखा है, आपने देखा है, छोटी बच्ची गुड़िया के साथ टेडी बियर को लेके सोती है, आप उसको देखना ध्यान से, या गुड़िया के साथ खेलती है, तो अपनी गुड़िया से बात करती है, वो उसको बोलती है तुम्हें गर्मी लग रही है, हवा करती है उसको। क्यों? क्योंकि वो समझती है जिंदा है। देखा आपने? छोटा बच्चा घर से बाहर निकला, कहीं पे घर में भी,
टकरा गया, बेड से टकरा गया तो रोने लगा। आपने कहा क्या हुआ? वो बोलता है मुझे बेड ने मारा, मुझे स्टूल ने मारा, मुझे टीवी ने मारा, मुझे पोल ने मारा, मुझे सड़क ने मारा। बोलता है आपको तो अच्छा इसने मारा, इसको तभी हम बताते हैं, ये लो। खुश होता है। ओके, ये कौन सा चिंतन है? एनिमिज्म। ये कौन सा चिंतन है? एनिमिज्म। इतना ही नहीं, एनिमिज्म के बहुत से एग्जाम्पल आए, मुझे याद है। मोनोलॉग पियाजे ने दिया ना, मैं कराऊंगा पियाजे पूरा। बच्चा जो खुद से बात करता है उसको पियाजे मोनोलॉग बोलते हैं, वाइगोत्स्की उसको प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, सब कराएंगे। अभी सुने आप। मुझे याद है राजस्थान में पहली बार आरटेट हुआ था 2011 में, और 2011 के बाद आपका फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड में कंपटीशन 2012 में हुआ था पहली बार, पर थर्ड ग्रेड में उससे पहले 2 बड़ी भर्ती आ गई थी 2004-5 में, 3-4 में और 5-6 में 2 बड़ी भर्तियां थी। वही 30-30 हजार अभी जो चल रहा है पंगा सेम वही था, ठीक है। पर तीसरी भर्ती जो आई थी थर्ड ग्रेड की बड़ी, उससे पहले आरटेट हो गया था राजस्थान में, और एक भर्ती ऐसी थी जिसमें आरटेट को केवल पात्रता परीक्षा माना गया और डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती ली गई। 33 के 33 जिलों में सेपरेट पेपर हुए थे। तब भी हमारे बच्चों ने कमाल किया था, जाने कितने सिलेक्शन थे। तो उस समय की एक बात मेरे को याद आ रही है। मेरी तब सीसी भी लागू नहीं हुआ था, ठीक है। मेरी स्कूल में, आप भी जब स्कूल जाओगे, आप अभी गए हो स्कूल इंटर्नशिप में, तो आपने देखा होगा हर बच्चे की एक आपने फाइल बनाई है जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। क्या बोलते हैं उसको? पोर्टफोलियो बनाई है ना। तो पोर्टफोलियो में क्या होता है, जनरली बच्चों को हम रोज उनसे कोई ना कोई गतिविधि करवाते हैं और वो फाइल में एज इट इज रखते हैं। एक बच्चे की एक बार आपने फाइल बना ली, वो उस स्कूल में जितने दिन रहेगा वही फाइल उसकी रहेगी, फाइल चेंज नहीं होगी। दैट इज पोर्टफोलियो। सुना है ना आपने पोर्टफोलियो एनेक्डोट्स? एक ही फर्क है इनमें, पोर्टफोलियो एकेडमिक होता है और एनेक्डोट्स होते हैं दूसरे पक्षों के, एकेडमिक नहीं होते। सुन रहे हो मेरी बात आप? तो क्या हुआ, मैं मेरे स्कूल में गया, और जनरली क्या होता है बच्चों को मजा आता है चित्र बनाने में। मेरी पोस्टिंग थी नागौर के पास एक स्कूल है, वहां पे मेरी पोस्टिंग थी। मैं गया तो मैंने बच्चों को बोला उस दिन, एक किसी खास दिन की बात कर रहा हूं, मैंने कहा सब लोग चित्र बना के लेके आओ। ओके, लेकिन ध्यान रखना कोई अपने स्कूल की बाउंड्री की बाहर की चीज का चित्र बना के लेके आएंगे। बच्चों ने बोला ओके। कुछ देर बाद एक छोटे भाई बहन मेरे पास आए। तो लड़की थोड़ी बड़ी थी, वो बच्चा थोड़ा छोटा था, और वो किसी बात पे झगड़ रहे थे। वो भाई उसको बोल रहा था, वो उसको बोल रही थी बहन कि मैं कह दूं सर को, कह दूं। वो कह रहा था नहीं मत बताना मत बताना। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा क्या बात है? पता है क्या बात थी? बात यह थी कि लड़की ने एक चित्र बनाया था, और दरअसल वो चित्र बना रही थी सन का, सूरज का, सूर्य का, और उसका जो चित्र बना, उस चित्र को देख के उसको भाई ये कर रहा है कि तुमने ऐसा सूरज का चित्र बनाया है जैसे ये तुम पे गुस्सा कर रहा है। सर ये बोल रहा है मेरे को। मैंने कहा बहुत सही बोल रहा है। ये बात उसके कुछ दिन बाद मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताई सबको कि ऐसा हुआ मेरे स्कूल में। आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद परीक्षा में प्रश्न आया था, वहां तो कई जिलों में पूछा गया था कि एक बच्चा कहता है कि आज सूरज बहुत क्रोधित है। आज सूरज क्या है? बहुत क्रोधित है। ये उसकी कौन सी विशेषता है? तो जवाब है एनिमिज्म है साहब। यानी जीन पियाजे ने अपने बच्चों में जो चीज देखी वही यहां के बच्चे में भी तो है। यही तो साइकोलॉजी है, इसी को हमको समझना है। और उसके बाद तो कितने एग्जाम्पल परीक्षा में आ चुके हैं, आपने खुद ने पढ़े होंगे। एक बच्चा कहता है आज सूरज बहुत क्रोधित है, गुस्सा कर रहा है, एनिमिज्म। एक बच्चा बोलता है आज चांद बहुत उदास है, एनिमिज्म। उदास क्यों है? क्योंकि वो इंसान है, क्योंकि वो जीवंत है। एक बच्चा बोलता है आज तारे बातें कर रहे हैं, एनिमिज्म। एक बच्चा कहता है बादल मेरी साइकिल का पीछा करता है, एनिमिज्म। एनिमिज्म के एग्जाम्पल जिसमें वो हर चीज को जिंदा समझता है, लाइव समझता है। कैसा भी एग्जाम्पल आए परीक्षा में कर देंगे आप। क्लियर है? ओके। दूसरी बात इगोसेंट्रिज्म, बहुत खास बात, आत्मकेंद्रितता। इसके बहुत से एग्जाम्पल आए। क्या है आत्मकेंद्रितता? इगोसेंट्रिज्म यानी छोटा बच्चा शिशुअवस्था में, सुन रहे हो ना, हर चीज को अपने से जोड़ के देखता है। उसका नजरिया अलग है, दुनिया को समझने का तरीका अलग है, चिंतन उसमें भी है। तो एक और चीज वो सोच लेता है। वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि ये पूरी कायनात उसके इशारे पे चलती है। ये पूरी कायनात किसके इशारे पे चलती है? मेरे। ऐसा बच्चा सोचता है। इसको बोलते हैं इगोसेंट्रिज्म। इसको क्या बोलते हैं? इगोसेंट्रिज्म। और इसके एग्जाम्पल जो मैं बोल रहा हूं सारी परीक्षा में वो एग्जाम्पल है, मेरे नहीं है। एक बच्चा बोलता है कि चांद सितारे मेरे हुक्म के गुलाम है। ये किसका एग्जाम्पल हुआ? आत्मकेंद्रितता। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इगोसेंट्रिज्म। एक बच्चा बोलता है दिन रात मेरे इशारे पे होते हैं। किसके इशारे पे होते हैं? मेरे इशारे पे होते हैं। ये क्या है? इगोसेंट्रिज्म।
एक बच्चा कहता है वस्तुएं मेरे साथ साथ चलती हैं। किसके साथ साथ चलती हैं? मेरे। ये क्या है? इगोसेंट्रिज्म है। ऑब्जेक्ट्स आर फॉलोइंग मी, ऑब्जेक्ट्स मेरे को फॉलो करते हैं, जहां भी जाऊं वो चीजें मेरे साथ साथ चलती हैं, ऐसा बोलना इगोसेंट्रिज्म है। ये क्या है? इगोसेंट्रिज्म है। एक बच्चा, वही बादल मेरी साइकिल का फॉलो करता है तो मेरी साइकिल का फॉलो करता है तो इगोसेंट्रिज्म है, लेकिन बादल जिंदा है तो एनिमिज्म भी है। बात समझ में आ रही है आपको? इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात जो एग्जांपल्स परीक्षा में आए हैं, सुन लें। पता है एक बच्चा क्या सोचता है कि सामने वाला क्या देख रहा है? इगोसेंट्रिज्म का एग्जांपल, सामने वाला क्या देख रहा है? नोट मुझे, जो मैं देख रहा हूं। सामने वाला क्या देख रहा है? जो मैं देख रहा हूं। सामने वाले को क्या पसंद है? जो मुझे पसंद है। सामने वाला क्या सोच रहा है? जो मैं सोच रहा हूं। तभी तो वो गुड़िया को बोल रही है तुम्हें गर्मी लगी, खुद को लग रही है तो उसको भी लग रही है। ये इगोसेंट्रिज्म है। इस पे जीन पियाजे ने, मैं जीन पियाजे से कराऊंगा आपको, बहुत बढ़िया सा प्रयोग किया था। आपको पता है 3 पर्वत समस्या, 3 माउंटेन प्रॉब्लम का प्रयोग किया था उन्होंने इगोसेंट्रिज्म में। क्या था छोटा सा बताता हूं आपको 1 मिनट के लिए। जैसे 2 बच्चे हैं, सुन रहे हैं ना? 2 बच्चे हैं तो एक पेपर लिया हार्ड सा या कार्डबोर्ड ले लिया कोई, उस पे दो फलक हैं, है ना? इधर 2 साइड है ना, ए और बी। ए साइड में ग्रीन पेंट कर दिया। कैसा पेंट कर दिया? ग्रीन, और लिख दिया ए। और बी साइड में रेड पेंट कर दिया और लिख दिया बी। एक तरफ हरा रंग ए, बी की तरफ लाल रंग। ओके, अब दोनों बच्चों को बैठाया। मान लो मैं आपको वो दिखाता हूं, देखो ए की तरफ हरा है, बी की तरफ लाल है। ओके, आपने देख लिया। फिर मैं ऐसे करता हूं, फिर मैं बोलता हूं आपको कैसा दिख रहा है? आप बोलोगे हरा। मुझे कैसा दिख रहा है? तो आप बोलोगे कैसा दिख रहा है? मुझको लाल दिख रहा है, रेड बोलोगे ना। लेकिन इस अवस्था का बच्चा पता क्या करता है? 2 बच्चों को बैठाया, एक के बीच में रखा, हरी वाली साइड इसकी तरफ है, उसको बोला कैसा दिख रहा है तुम्हें? उसने बोला ग्रीन है, हरा है। दूसरा बच्चा उधर बैठा है, उसको कैसा दिख रहा है? तो बोला ग्रीन है, उसको भी ग्रीन दिख रहा है। जबकि उसको हमने दिखाया कि इधर लाल है इधर ग्रीन है, पर वो क्या बोल रहा है? मुझे ग्रीन दिख रहा है, उसको भी क्या दिख रहा है? ग्रीन दिख रहा है, हरा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या देख रहा है? जो मैं देख रहा हूं। वो क्या देख रहा है? जो मैं देख रहा हूं। उसको क्या पसंद है? जो मुझे पसंद है। वो क्या सोच रहा है? जो मैं सोच रहा हूं। ये आत्मकेंद्रितता है। ये क्या है? आत्मकेंद्रितता है। तो दोनों बेहतरीन बातें याद रहेंगी आपको। शेष अवस्था की दोनों बड़ी विशेषताएं, पहली है एनिमिज्म और दूसरी है इगोसेंट्रिज्म। इंग्लिश में दोनों याद रखना। पहली कौन सी इंग्लिश में? एनिमिज्म, और दूसरी ओके। तीसरी, अगली बात, चलिए लिखें आप। तीसरी विशेषता यहां पे लिख लें, इसके साथ ही लिख लो ये बात भी, अतार्किक चिंतन। अतार्किक चिंतन की अवस्था। अतार्किक चिंतन की अवस्था। अतार्किक चिंतन की अवस्था। तो अतार्किक चिंतन तो शेषावस्था में है ही साहब। क्या क्या अतार्किक चिंतन की खास बातें हैं, कुछ बेहतरीन बातें हैं एग्जाम ओरिएंटेड जो मैं आपके साथ करूंगा जीन पियाजे में। तो अभी आप केवल इतना लिख लें, अतार्किक चिंतन की अवस्था। किसकी अवस्था? अतार्किक चिंतन की अवस्था। आप मेरे को हिंदी में बताएं, हिंदी में आपने शेषावस्था की पहली विशेषता क्या लिखी? किसकी सजीवता? कल्पना की सजीवता। और दूसरी हिंदी में क्या लिखी? आत्मकेंद्रितता। और तीसरी विशेषता कौन सी? अतार्किक चिंतन की अवस्था। ओके, अगली 2 बेहद खास बातें लिखें। पेशीय कौशलों का विकास। पेशीय कौशल, पेशीय कौशलों का विकास, और साथ में भाषाई विकास। शेषावस्था की बड़ी विशेषता पेशीय कौशलों का विकास और भाषाई विकास भी है। ओके, दोनों बातें लिखी आपने। पहली बात कौन सी लिखी? कौन से कौशल? पेशीय कौशलों का विकास। और दूसरी बात भाषाई विकास या भाषाई कौशलों का विकास। एक ही बात है। ध्यान दें, यहां से जाने कितने प्रश्न आए, जाने कितने। पेशीय कौशल क्या होते हैं? पेशीय कौशल, पहली बात सुन रहे हो ना सब लोग? पेशीय कौशल हमारे शरीर की गतियों से संबंधित होते हैं। हमारे शरीर की गतियों से हम जो भी काम करते हैं, दैट इज पेशीय कौशल। ठीक है, पेशीय कौशल के बहुत से नाम हैं। पेशीय कौशल को गामक कौशल भी कहते हैं। उठाओ उसको, उठो बेटा। गामक कौशल, पेशीय कौशल
को यांत्रिक कौशल भी बोलते हैं, पेशीय कौशल को गामक कौशल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक नाम है यांत्रिक कौशल, क्या नाम है? यांत्रिक कौशल। एक नाम है गत्यात्मक कौशल, क्या नाम है? गत्यात्मक कौशल। एक नाम है मस्कुलर स्किल्स, क्या है? मस्कुलर स्किल्स। एक नाम है मोटर स्किल्स, क्या है? मोटर स्किल्स। एक नाम है डायनेमिक स्किल्स, क्या है? डायनेमिक स्किल्स। तो पहली बात तो याद रहेगी, कैसा भी नाम आए। दूसरी बात, पेशीय कौशल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक तो स्थूल पेशीय कौशल, कौन से? स्थूल पेशीय कौशल। एक सूक्ष्म पेशीय कौशल, कौन से? सूक्ष्म पेशीय कौशल। ध्यान रखना, स्थूल पेशीय कौशल को बोलते हैं इंग्लिश में ग्रोस मोटर स्किल्स। क्या बोलते हैं? ग्रोस मोटर स्किल्स। और सूक्ष्म पेशीय कौशल को बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स। क्या बोलते हैं? फाइन मोटर स्किल्स। इनके एग्जांपल्स परीक्षाओं में बहुत पूछे गए। जिनमें होल बॉडी इन्वॉल्व होती है, बड़ी मांसपेशियां इन्वॉल्व होती हैं, वो होते हैं ग्रोस। और जिसमें कोई अंग विशेष काम करता है वो होता है, कहते हैं ना बहुत फाइन काम किया, सब बारीक काम किया, सब महीन काम किया, सब बोलते हैं ना ऐसा, वो होता है फाइन मोटर स्किल। क्या होता है? फाइन मोटर स्किल। जाने कितने एग्जांपल याद है आपको? अपने यहाँ रीट में आया था कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है? कूदना, चढ़ना, दौड़ना, लिखना। बोलिए, लिखना। DSSB में मेरे एक बैच में 6-7 एक साथ ही आ गए थे, मजा आ गया था बच्चों को। सिलाई करना कौन सा कौशल है? बोलिए, स्थूल या सूक्ष्म? बोलिए, सूक्ष्म। कागज कटाई करना, बोलिए, सूक्ष्म। आईब्रो बनाना आया था, बोलिए, फाइन की ग्रोस, फाइन। स्थूल की सूक्ष्म, सूक्ष्म। बटन बंद करना, बोलिए, फाइन या सूक्ष्म। गेंद फेंकना, बोलो, बिल्कुल स्थूल, क्योंकि गेंद ऐसे नहीं फेंकते, पूरी मांसपेशी इन्वॉल्व होती है। स्विमिंग करना, स्थूल। बैठना, स्थूल। लिखना, सूक्ष्म। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं आएगी? ओके। तो दोनों बातें याद रखनी है, पेशीय कौशल क्या होते हैं और पेशीय कौशल के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, और ग्रोस और फाइन में क्या अंतर होता है। क्लियर है? क्या? पढ़ना निश्चित रूप से, लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सारे के सारे फाइन होंगे, सूक्ष्म होंगे। सारे हंसना, मतलब जिसमें हंसने का मतलब है, मैं अभी आपको कराऊंगा आगे चीजें। छोटा बच्चा क्या करता है? पूरी बॉडी से हंसता है। जब पूरी बॉडी से हंसता है तो स्थूल हो गया, ठीक है ना? इसमें ये परीक्षा में ऐसा कोई भी एग्जांपल है आप एक झटके में कर देंगे, आपको इस उलझन में वहां पे ज्यादा डाला नहीं जाएगा। अब जैसे गेंद फेंकना है, तो गेंद फेंकना आप ऐसे भी तो कैसे गेंद फेंकी साहब, तो ये तो सूक्ष्म हो गया, लेकिन वास्तव में गेंद फेंकने में इन्वॉल्व होता है सारी बॉडी। तो जहां भी सारी बॉडी इन्वॉल्व होती है उसको हम कहेंगे स्थूल, यही फंडा है इसका। और पर्टिकुलर कोई अंग विशेष काम करता है उसको बोलेंगे सूक्ष्म और फाइन। क्लियर है ना? चलिए, भाषाई कौशल, यहां पे ध्यान दें, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, अलग से हम इसकी बात करेंगे आपसे बाद में भी। भाषाई विकास, यहां पे ध्यान दें आप। भाषाई विकास में हमको ध्यान रखना है कि शेषवावस्था को भाषा विकास के लिए अति महत्वपूर्ण माना गया है। शेषवावस्था लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल पीरियड माना गया है, क्योंकि यहां भाषा का विकास होता है। बोले, होता है कि नहीं होता? जीन पियाजे ने मोनोलॉग शब्द का इस्तेमाल किया है भाषा में, बहुत से लोगों की बहुत सी बातें। नोम चॉम्स्की का नाम सुना आपने? नोम चॉम्स्की ने तो यह बोला कि इस दुनिया में जो भी बच्चा आता है ना, वो एलईडी लेके आता है। ये एलईडी नहीं बल्कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेके आता है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी बच्चे भाषा सीखते हैं, भाषा बोलते हैं, वो भाषा के व्याकरण के नियमों को एक ही तरह से सीखते हैं। इसका मतलब ये लगता है कि वो व्याकरण के नियम मां के पेट से सीख के आते हैं और सबके एक जैसे होते हैं। इसको उन्होंने बोला था भाषा अर्जन यंत्र। क्या बोला था? ये बोला था नोम चॉम्स्की ने। पर वो भाषा अर्जन यंत्र बच्चे जन्म से लेके आते हैं, ऐसा बोला। लेकिन बाद में भाषा के ऊपर जिन्होंने ज्यादा बेहतर काम किया वो थे वाइगोत्स्की। वो कौन थे? लेव वाइगोत्स्की थे, जिन्होंने भाषा संस्कृति समाज को महत्वपूर्ण माना। और लेव वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के लिए 3 स्टेज बताई है। कितनी बताई है? 3। सुन लेना। सबसे पहली स्टेज 2 ईयर में, जब बच्चा पहली बार शब्द बोलना शुरू करता है, भाषा बोलना शुरू करता है, तो उसको उन्होंने बोला सोशियल स्पीच। क्या बोला? सोशियल स्पीच वो है जब बच्चा बोलना शुरू करता है। उसके बाद आफ्टर 3 इयर्स, ये जो स्टेज है शेषवावस्था की, इसके इक्विवेलेंट बच्चा खुद से ही बात करता है। किससे बात करता है? खुद से बात करता है, बोल बोल के बात करता है, जिसको उन्होंने बोला प्राइवेट स्पीच। क्या बोला? कई बार आपने सुना होगा निज वार्ता, ठीक है ना, व्यक्तिगत वार्ता, जिसमें बच्चा खुद से बात करता है। खुद से बात क्यों करता है? क्योंकि अपने कामों को रेगुलेट करने के लिए वो बात करता है। अभी आया था ना उसमें एक लड़की, वो उसको गुड़िया को सजा रही है, लाल पहनाती है, नहीं लाल ठीक नहीं रहेगा, इसको मैं नीला पहनाती हूँ, ये करती हूँ। तो खुद से ही बात करते हैं, उसको प्राइवेट स्पीच बोला किसने? वाइगोत्स्की ने। उसी को मोनोलॉग बोला जीन पियाजे ने।
जीन पियाजे ने क्या बोला उसको? मोनोलॉग। तो वाइगोत्स की भाषा के बारे में 3 स्टेज बताते हैं। पहली है सामाजिक वार्ता, सोशल स्पीच, दूसरी है व्यक्तिगत वार्ता, निज वार्ता, प्राइवेट स्पीच, और तीसरी है इनर साइलेंट स्पीच। साइलेंट स्पीच जो आप करते हो, हम करते हैं, बड़े लोग। हम जब चिंतन करते हैं तो खुद से मन ही मन बात करते हैं। उस मन ही मन बात करने को उन्होंने बोला था आंतरिक मौन संभाषण। क्या बोला था? आंतरिक मौन संभाषण, इंग्लिश में इनर साइलेंट स्पीच। तो ये बातें आएंगी, हम वापस करेंगे अलग से पूरा वाइगोत्स्की, पियाजे, ब्रूनर, तो ये सारी बातें आ जाएंगी। पर एक बात तय है और वो महत्वपूर्ण है कि शेषवावस्था भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्रिटिकल है। इसलिए शेषवावस्था की बड़ी विशेषता भाषाई विकास भी है। कौन सा विकास है? भाषाई विकास। एक इस पे कई बार परीक्षा में आपने देखा होगा, सिंपल सा प्रश्न आता है कि भाषा के जो अभी आपने पूछा आधारभूत कौशल होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। और इनका क्रम कई बार पूछ लेते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको सबको आता ही है। क्रम है LSRW। क्या क्रम है? LSRW, जिसमें L से क्या बनेगा? लिसनिंग, S से बनेगा स्पीकिंग, R से बनेगा रीडिंग, और W से बनेगा राइटिंग। इनमें 2 रिसेप्टिव हैं, 2 एक्सप्रेसिव है। सिंपल बात। रिसेप्टिव कौन से हैं? आप क्या था ना उसमें ग्रयात्मक कौशल, बोलिए 2 कौन से हैं? यस, सुनना और पढ़ना। और एक्सप्रेसिव कौन से हो गए? 2, बोलना या लिखना। ओके, तो ये दोनों बातें याद रहेंगी। नेक्स्ट बात, अगली 2 महत्वपूर्ण बात शेषवावस्था के बारे में, और वो है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। अगली महत्वपूर्ण बात है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। और इसी से जुड़ी हुई अगली महत्वपूर्ण बात है सीखने की तीव्र गति, स्पीडी लर्निंग। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी और सीखने की तीव्र गति, स्पीडी लर्निंग होता है साहब। शेषवावस्था की विशेषताएं देख रहे हैं हम। अगली विशेषता है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, और अगली बात है सीखने की तीव्र गति, तीव्र। ओके साहब, ओके। तो देखो जिज्ञासा, जिज्ञासा क्या होती है? व्हाट इज क्यूरियोसिटी? जानने की इच्छा। किसकी इच्छा? जानने की। जानने की इच्छा तो उम्र भर रहती है साहब, बोली रहती है कि नहीं रहती? बाल्यावस्था में भी है, किशोरावस्था में भी है, पर शेषवावस्था की जिज्ञासा को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि शेषवावस्था वो प्लेटफॉर्म है जो भावी जीवन का निर्माण करेगा। आपको पता है ना, छोटे बच्चे और इस अवस्था में बच्चे इतने क्यूरियस होते हैं कि वो हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं। वो पूछते हैं ये क्या है, ये क्या है। वो पूछते हैं ये क्यों है, ये क्यों है। जीन पियाजे एक टर्म देते हैं नेमिंग एक्सप्लोजन, यानी इस स्टेज में अराउंड 2 ईयर बच्चा कमरे में मौजूद हर बात, हर वस्तु का नाम जान लेना चाहता है, जिसको उन्होंने बोला नेमिंग एक्सप्लोजन होता है। किसका एक्सप्लोजन होता है? नेमिंग एक्सप्लोजन होता है, यानी नामाकरण विस्फोट होता है। एक बात। दूसरी बात, साइकोलॉजिस्ट इस अवस्था में कहते हैं कि साहब यहां पे बच्चा बहुत से सवाल करता है, इसलिए इस अवस्था को क्या है और क्यों है की अवस्था भी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्या है और क्यों है की अवस्था कौन सी है? बोलिए, शेषवावस्था की बाल्यावस्था? शेषवावस्था। परीक्षा में अगर शेषवावस्था के साथ पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन आएगा तो उसके साथ हम जाएंगे, ठीक है? मैं लिखा दूंगा ये नोट करके। तो ये क्या है दरअसल? ये इसलिए है कि साहब उसमें बहुत क्यूरियोसिटी है, बहुत कुछ जानना चाहता है, ठीक है ना? और मैं एक बात बताऊं आपको, बहुत से बच्चे ऐसे सवाल करते भी हैं, और बच्चों की जिज्ञासा को हमें शांत करना ही चाहिए, करना चाहिए ना, लेकिन हमें उनको गुमराह नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? गुमराह नहीं करना चाहिए, गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो उनके जीवन का आधार है। अभी मैं आपको बताऊं, जैसे कई बार ऐसा होता है, मान लो बहुत से ऐसे सवाल हैं जो हमको जवाब नहीं आते, हमको पता नहीं है उनके क्या जवाब है, तो हम क्या कर सकते हैं? वहां हमें बहुत संयम से काम लेना है ना? टाइम आने पे तेरे को बताएंगे, पता लगेगा, लेकिन उनको गलत नहीं बताना है। मुंबई में एक मीठीबाई कॉलेज है, किसी ने नाम सुना हो तो? सुना है? जहां पे ये सब पढ़े हैं, करीना से लेके सब लोग।
तो मिठीबाई कॉलेज के कुछ लड़कों ने, कुछ बच्चों ने, छात्रों ने एक अभी वेबसाइट भी बना रखी है उन्होंने, एक एनजीओ बनाया दरअसल, और वो एनजीओ इस पे काम करता है, और वो ये कहते हैं कि अगर आपका बच्चा आपसे बहुत से सवाल करता है जिनके जवाब आपको नहीं पता, नहीं आते, वो इसी बात पूछ लेता है, कुछ ही पूछ लेगा, फिजिक्स का कोई रहस्य पूछ लेगा, नहीं आता, तो आप क्या करें, उन्होंने बोला कि आपका बच्चा आपसे सवाल करता है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। अब उनके पास सब लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सब। हम किसी दिन आपके घर आएंगे और उस बच्चे की तमाम जिज्ञासा को शांत करेंगे, क्योंकि वो केवल आपका बच्चा नहीं है, वो तो इस देश का भविष्य है, वो तो राष्ट्र की धरोहर है, इसलिए उसकी जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी जिज्ञासा को हल्के में नहीं लेना है। शेषवावस्था की जिज्ञासा इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। साथ ही सीखने की तीव्र गति, ध्यान रखना परीक्षा में स्पीडी लर्निंग शब्द आ जाए, स्पीडी लर्निंग, तो हमको शेषवावस्था करना है, अगर स्पीडी चेंजेस आ जाए तो हमको किशोरावस्था करना है। यानी शेषवावस्था में सीखने की गति भी क्या होती है, तीव्र होती है, तेज होती है। वैसे विकास की गति भी तेज होती है, हमने बात करी थी ना टेनर मेरेडिथ वाली, पहला चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, जीवन के आरंभिक 2 वर्षों में विकास की गति तीव्र होती है, तेज। तो वही वाली बात यहां भी लागू है, बहुत से स्टेटमेंट्स आपने सुने होंगे, सुने ना। ये किसने बोला, आप मुझे बताएं, कि एक बालक पहले 6 वर्ष में बाद के 12 वर्षों की तुलना में 2 गुनी गति से सीखता है। एक बालक पहले 6 वर्ष में बाद के 12 वर्षों की तुलना में 2 गुनी गति से सीखता है। या फिर आपने फ्राइड साहब वाला सुना होगा कि जो भी बनना है वो शुरू के 5-6 वर्षों में बन जाता है। या फिर गुड इनफ वाली वो बात सुनी होगी, जितना भी विकास होना है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है, वो गेसल ने बोला था, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पे स्पीडी लर्निंग होता है। क्या होता है, स्पीडी लर्निंग होता है, सीखने की गति तीव्र होती है, इसे स्वावस्था की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है ना। हल्का सा वैसे पता है आपको, ये वाली बात वैसे भी आ जाएगी अपने आगे, मैं नोट्स में लिखवा दूंगा आपको। ओके, तो ये दोनों बातें क्लियर हुई आपको। ओके, आप मुझे बताएं, आपने हिंदी में बताएं शेषवावस्था की पहली विशेषता कौन सी लिखी, कल्पना की सजीवता, दूसरी आत्मकेंद्रितता, तीसरी अतार्किक चिंतन की अवस्था, शाबाश, चौथी पेशी कौशलों का विकास, ओके, 5वीं भाषाई विकास, अगली विशेषता जिज्ञासा, और फिर अगली विशेषता सीखने की तीव्र गति। एक बात यहां पे और बताएं आप मुझे, अगर आपसे पूछा गया है बहुत बार कि काम प्रवृत्ति, काम भावना, सेक्सुअलिटी, कामुकता क्या शेषवावस्था में होती है या नहीं होती है? ज्यादा होती है कि कम? ज्यादा कि कम? ज्यादा। सिगमंड फ्राइड के साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की 6 स्टेजेस में पहली 3 इसी में आ जाएंगी, ओरल, एनल और फेलिक, तीनों इसी में आ जाती हैं। इसका मतलब ध्यान रखने वाली बात है कि शेषवावस्था में काम प्रवृत्ति होगी ज्यादा। और साथ ही एक बात भी और प्रश्न आता है, हम बाद में बाल्यावस्था पढ़ेंगे, इसके बाद में आप देखोगे जस्ट रिवर्स हो जाएंगी बहुत सी बातें, और आपको एक झटके में याद हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं होगी, वहां चीजें बदलेंगी। शेषवावस्था में आप मुझे बताएंगे कि जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन बाल्यावस्था में भी रहेगा, किशोरावस्था में भी होगा, है ना। तो किस तरह के होंगे? तो शेषवावस्था का अट्रैक्शन विपरीत लिंगी होता है कि समलिंगी? शेषवावस्था में विपरीत लिंगी कि समलिंगी? जवाब है विपरीत लिंगी। बाल्यावस्था में हो जाएगा समलिंगी और किशोरावस्था में वापस आ जाएगा विपरीत लिंगी। तो ये दोनों बड़ी बातें हैं, अगली विशेषताओं के रूप में लिखिए आप लिखें प्रबल काम प्रवृत्ति। अगली विशेषता है प्रबल काम प्रवृत्ति। प्रबल काम प्रवृत्ति। और अगली बात है विपरीत लिंगी आकर्षण। विपरीत लिंगी आकर्षण, विपरीत लिंगी आकर्षण। प्रबल काम प्रवृत्ति और विपरीत लिंगी आकर्षण। प्रबल काम प्रवृत्ति और विपरीत लिंगी आकर्षण। कैसा आकर्षण? विपरीत लिंगी। पढ़ेंगे हम फ्रॉइड साहब की बातें, लेकिन एक बात जो आपने बहुत सुनी है, बहुत कॉमन है, फेलिक स्टेज वाली, और वो है इलेक्ट्रा और ओडिपस। लड़कों में कौन सी ग्रंथि? ओडिपस, और लड़कियों में इलेक्ट्रा और ओडिपस। किस बात का प्रूफ है कि शेषवावस्था में आकर्षण कैसा होता है? बोलिए, समलिंगी की विपरीत लिंगी? विपरीत लिंगी। नोट करके लिखो ये बात, नोट
नोट, फ्राइड के अनुसार वही जो तीसरी स्टेज है उसका टाइम 4 से 6 भी हो सकता है, 3 से 6 भी हो सकता है, वो बाद में कराऊंगा आपको मैं स्टेजेस। फ्राइड के अनुसार 4 से 6 वर्ष की आयु में, फ्राइड के अनुसार 4 से 6 वर्ष की आयु में बॉयज में, लड़कों में ओडिपस तथा गर्ल्स में, लड़कियों में इलेक्ट्रा। फ्राइड के अनुसार 4 से 6 वर्ष की आयु में लड़कों में ओडिपस तथा लड़कियों में इलेक्ट्रा नामक ग्रंथियां। लड़कों में ओडिपस तथा लड़कियों में इलेक्ट्रा नामक ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं। इलेक्ट्रा नामक ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं, पूरा लिखना है, विकसित हो जाती हैं, जिनके कारण लड़का माता के साथ, जिनके कारण लड़का किसके साथ, माता के साथ, और लड़की पिता के साथ। जिनके कारण लड़का माता के साथ और लड़की पिता के साथ रहना चाहते हैं। लड़की पिता के साथ रहना चाहते हैं। तो याद रखना है आपको, इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथियों की बात किसने करी? फ्राइड साहब ने करी। लड़कों में कौन सी ग्रंथि? ओडिपस, और लड़कियों में इलेक्ट्रा। आप मुझे बताएंगे ये ग्रंथियां, ये ग्लैंड्स हमारी बॉडी में कहां बनती हैं? कहां बनती हैं? तो दरअसल ये बनती नहीं है, पर ये ग्रीक वर्ड्स हैं, ग्रीक कहानियां हैं जो सिंबॉलिक हैं। तो यहां पे फ्राइड साहब ने ये कॉन्सेप्ट दिए हैं वहां से। हालांकि हम साइकोसेक्सुअल स्टेजेस पढ़ेंगे तो शेषवावस्था में, या उन्होंने जो पहली जो पांच स्टेजेस बताई हैं, उनमें हमारी बॉडी में सेक्सुअल एनर्जी के सेंटर बदलते रहते हैं। कभी मुख होता है, वो एरिया बदलते रहते हैं, कभी एनल है, कभी फेलिक है, फिर बाल्यावस्था में होती नहीं है, लेटेंसी में चली जाती है, फिर जिनाइटल हो जाता है। तो ये बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमको समझना है कि ये कोई इंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है जो हमारी बॉडी में पैदा होती हैं, बल्कि ये तो वो काल्पनिक उनके कॉन्सेप्ट हैं। और दरअसल ये कुछ पात्र हुए हैं ग्रीक लिटरेचर में। ओडिपस कौन था पता है आपको? आपने सुना है नार्सिस्ट, ठीक है ना? यस, वो भी फ्राइड साहब ने दिया है, वो भी शेषावस्था की विशेषता है, किशोरावस्था की भी है, बताऊंगा मैं आपको। वैसे ही ओडिपस है। ओडिपस दरअसल एक ग्रीक प्रिंस था। सुन रहे हो आप मेरी बात? एक ग्रीक राजकुमार था ओडिपस, और राजकुमार के पास पड़ोस में एक दूसरा राज्य था, वहां पे एक राजकुमारी थी। राजकुमार ओडिपस को उस राजकुमारी से प्यार था, और बहुत बहुत सुंदर थी वो। लेकिन दुखद बात यह थी कि ओडिपस के वृद्ध पिता एक तानाशाही राजा थे, और तानाशाही राजा थे, पड़ोस के राज्य की खूबसूरत राजकुमारी पे उनकी नजर पड़ी तो उनको पसंद आ गई। अब आपको पता है, राजा को पसंद आ गई तो रानी बना लेंगे वो तो उन्होंने उससे शादी कर ली, और शादी करके उसी महल में ले आए जिसमें ओडिपस रहता है। वो रिश्ते में उसकी मां लगी कि नहीं, हुई कि नहीं स्टेप मदर? तो उसकी स्टेप मदर है, प्रेमिका स्टेप मदर बन के आ गई। क्या करे ओडिपस? तो वो कहानी थी। सेम ऐसा ही इलेक्ट्रा एक राजकुमारी है जिसकी कहानी है। तो ये कहानियों से पत्रों के नाम लिए गए हैं, तो वास्तव में हमारी बॉडी में ये चीजें नहीं आती। तो याद रहेगा आपको इलेक्ट्रा ओडिपस? बोलिए। ओके, अगली बात, आप अगर कोई पूछे आपसे कि साहब शिशुअवस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है, अंतर्मुखी कि बहिर्मुखी? बोलिए। दोनों को कंपेयर करके आप आराम से याद रखोगे, शिशुअवस्था में होता है अंतर्मुखी, और बाल्यावस्था में हो जाएगा बहिर्मुखी, और किशोरावस्था में वापस अंतर्मुखी। इस बात में भी परीक्षा में बहुत से प्रश्न बने हैं और आए हैं। तो अगली विशेषता के रूप में आप लिखें अंतर्मुखी स्वभाव, इंट्रोवर्ट होता है। अंतर्मुखी स्वभाव, अंतर्मुखी स्वभाव।
कैसा स्वभाव होता है शेष अवस्था में? अंतर्मुखी स्वभाव होता है। और अंतर्मुखी स्वभाव से जुड़ी 2-3 बातें परीक्षाओं में आती हैं, साहब आ चुकी हैं, तो वो आराम से आपको मैं इसके साथ टैग करके लिखाता हूं, इसलिए वो याद रहता है। दस 10 अप टू 10। अंतर्मुखी स्वभाव। कौन सा स्वभाव? अंतर्मुखी। और अंतर्मुखी स्वभाव से जुड़ी हुई 2-3 खास बातें आपको समझनी है। आपने एक नाम सुना है? अच्छा, अंतर्मुखी क्या होता है? अंतर्मुखी दूसरों में लीन रहता है या खुद में? खुद में। और जो खुद में लीन रहता है उसको हम स्वलीन बोल सकते हैं, ना? तो स्वलीन से फिर ओटिज्म बनता है। क्या बनता है? ओटिज्म। तो अंतर्मुखी स्वभाव के नीचे 2-3 बातें सब पॉइंट बना के आप पहली बात ये लिखो, स्वलीनता। स्वलीनता। और इसको बोलेंगे ओटिज्म। अभी वर्ल्ड ओटिज्म डे गया था थोड़े दिन पहले, पता है ना आपको? ओटिज्म बहुत प्रश्न आए, लियो केनर से लेके बहुत सी बातें। पर वो ओटिज्म मेंटल डिसऑर्डर है, वो मानसिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पर शेष अवस्था में सब में ही होता है, इसलिए एक विशेषता बनती है स्वलीनता, ओटिज्म। दूसरी बात, खुद में लीन ही नहीं रहता, खुद से प्यार भी करता है, खुद से मोह भी करता है। इसको बोलते हैं स्वमोह। क्या बोलते हैं? स्वमोह, या फिर आत्ममोह, या फिर आत्म प्रेम। और ये आत्म प्रेम ही आपका है नार्सिसिज्म। ब्रैकेट में लिखना है नार्सिसिज्म, जिसको शॉर्ट में हम नार्सिज्म बोल देते हैं, ठीक है ना? नार्सिसिज्म या नार्सिसिज्म। तो 2 बड़ी बातें यहां पे हुई, स्वलीनता, ओटिज्म। तीसरा स्वमोह या आत्ममोह या आत्म प्रेम, नार्सिसिज्म। ये बातें किशोरावस्था में वापस आएंगी, ठीक है? तो लिखा आपने, कैसा स्वभाव होता है शेष अवस्था में? बहिर्मुखी की अंतर्मुखी? अंतर्मुखी। तो अंतर्मुखी स्वभाव है तो वो किस में लीन रहता है? खुद में, इसलिए बन गया स्वलीनता। और स्वलीनता से क्या, स्वलीनता क्या है? ओटिज्म है। दरअसल ओटिज्म एक, मैं आपको बता रहा हूं, डिसऑर्डर है ना? पर शेषावस्था में वो प्राकृतिक है। आपको पता है ओटिज्म के बच्चों में क्या होता है? ओटिज्म वाले बच्चे वो हैं जिनमें कम्युनिकेशन डेवलप नहीं होता, वो दूसरों से आंखें नहीं मिलाते, नजरें चुराते हैं, आई कांटेक्ट नहीं करते, दूसरे आते हैं तो छुप जाते हैं, वो बार बार कोई बिहेवियर रिपीटेडली करते हैं, बार बार कोई बिहेवियर दोहराते हैं, कोई शारीरिक क्रिया, कोई शारीरिक मुद्रा बार बार करते रहते, ऐसे किया तो फिर ऐसे करते रहेंगे। अगर बच्चे में ओटिज्म के लक्षण हैं तो आप शुरू में उनको देखिए, वो रोशनी की तरफ अगर देख रहा है, ऐसे रोशनी की तरफ देख रहा है 10 बजे तक ना, हाँ, तो वो रोशनी की तरफ ऐसे देखता रहता है, निहारता रहता है उसको। पता है शेष अवस्था में सभी ऐसा करते हैं, बोले नहीं करते क्या? दूसरे आते हैं तो छुप जाते हैं। इसलिए तो शेष अवस्था को टॉय एज भी बोलते हैं ना। उनके दूसरे बाल्यावस्था में दोस्त बनेंगे, गैंग बनेगी, लेकिन यहां दोस्त नहीं है, या तो खिलौने उसके दोस्त हैं, या तो उसके चिंतन अलग प्रकार के ही हैं। तो सब में स्वलीनता पाई जाती है, सब में। तो ये रोग नहीं, आप बोलेंगे साहब ये रोग शेषावस्था में रोग नहीं है, बल्कि ये एक नैसर्गिक प्राकृतिक विशेषता है शेषावस्था की, कि यहां बच्चा स्वलीनता में रहता है। दूसरा, खुद से मोह भी होता है, नार्सिज्म। तो मैं आपको बता रहा था, नार्सिज्म दरअसल क्या है? वही ग्रीक लिटरेचर की कहानियां हैं। एक राजकुमार था नार्सिस। कौन था? क्या नाम था इसका? नार्सिस। ये फ्राइड साहब ने दिए बेहतरीन चीजें, सुन रहे हो ना? क्या थी नार्सिस की कहानी? सुने, 2 मिनट सुनेंगे। एक्चुअली एक राजा रानी थे, उनके कोई संतान नहीं थी, जिनसे संतान नहीं थी उनके कोई, ठीक है ना? तो बहुत दिनों तक उनके कोई संतान नहीं हुई, वो बहुत चिंतित हो गए साहब। और फिर राजा ऊपर से, तो कौन संभालेगा? उत्तराधिकारी नहीं है, बेटा हो चाहे बेटी हो फर्क नहीं पड़ेगा, पर हो तो सही। नहीं हुआ। अब उन्होंने बहुत मन्नतें मांगी होंगी, है ना, उस जमाने के अपने तरीके से, चौखटे चूमी होंगी, बहुत सदके किए होंगे। उन्होंने बहुत तपस्या की, उनकी ऊपर वाले ने सुन ली, और उनके घर एक खूबसूरत सा बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? नार्सिस। आप सोचिए, इतने इंतजार के बाद वो पैदा हुआ, और वो भी राजा का बेटा, राजकुमार, और वो भी इतना खूबसूरत। लाइन लगी उसको देखने वालों की, देख के आते हैं, राजकुमार के दर्शन करके आते हैं,
तो उनको एक बात की चिंता हो गई, और वो चिंता ये थी, आपने देखा होगा ना कि साहब कई बार कोई बहुत खूबसूरत होता है, स्पेशली छोटा सा बच्चा, तो उसको देखते ही आपके मुंह से क्या निकलता है, इतना खूबसूरत है कि किसी की नजर ना लग जाए। होता कि नहीं होता? और उस जमाने में तो नजर ज्यादा लगती थी, कि पुरानी बातें थी वो। तो राजा रानी के मन में एक विचार आ गया, या किसी ने कह दिया उनको कि इतना लोगों को मत दिखाओ, नहीं तो नजर लग जाएगी। और यहां पे क्या होता है, यहां पे उससे उसको वो बहुत प्यार करते हैं ना, लेकिन यहां उनका एक ऐसा फैसला आता है जो बड़ा ही अमनोवैज्ञानिक है। इसलिए तो साइकोलॉजी है, हम पढ़ेंगे बाद में, फ्राइड पढ़ेंगे, एरिक्सन पढ़ेंगे, तो हम जानेंगे छोटे बच्चों के मन को हम किस तरह से समझें। हम उनको प्यार कर रहे हैं पर हम उनको बर्बाद कर रहे हैं। बात समझ आ रही है आपको? तो फिर राजा रानी ने एक फैसला ले लिया, और ये फैसला ले लिया कि साहब नजर तो तब लगेगी जब किसी की नजर पड़ेगी, नजर पड़ने ही मत दो। और उसको एक महल में कैद कर दिया। वो ना किसी को देख सकता, ना उसको कोई देख सकता, शीशा भी नहीं है। आप सोचिए किस तरह से वो पला बढ़ा, सारी सुविधाएं हैं, पर वो दुनिया से अकेला है। महल में नारसिस, वो नारसिस बड़ा हुआ, वाकई बहुत खूबसूरत था। एक दिन वो अपने स्विमिंग पूल तो था वहां पे, अपने स्विमिंग पूल में नहाने गया, तो उसने खुद की परछाई देख ली। वो जानता ही नहीं कि मैं हूं, पर वो था खुद ही, और वो इतनी खूबसूरत परछाई थी कि उसको उससे प्यार हो गया। तो किससे प्यार हुआ? खुद से ही। इसको बोलते हैं नार्सिसिज्म। खुद से प्यार होना, खुद की तारीफ करना, नार्सिसिज्म कहलाता है। याद रहेगा आपको, नार्सिसिज्म किशोरावस्था में भी आएगा और यहां भी आएगा। तो ये दोनों बातें जो आती हैं, ये अंतर्मुखी स्वभाव से कहीं न कहीं जुड़ी रहती हैं, और ये दोनों शेषवावस्था की बड़ी विशेषता है। किसकी विशेषता है? शेषवावस्था की। साथ ही एक तीसरी बात भी, अब उसके दूसरे दोस्त नहीं है, तो यहां पे उसके खिलौने दोस्त हैं, इसलिए शेषवावस्था को बोलते हैं टॉय एज। क्या बोलते हैं? टॉय एज बोलते हैं। बाल्यावस्था को बोलेंगे प्ले एज। तो तीसरी बात भी आप साथ ही लिख लो, खिलौनों की आयु। तीसरा सब पॉइंट आ जाएगा नीचे, खिलौनों की आयु। किसकी आयु? खिलौनों की आयु। इंग्लिश में बोलते हैं टॉय एज। तो टॉय एज शेषवावस्था है। बोले तीनों बातें याद रहेंगी आपको? चलिए, सबने लिख लिया टॉय एज? ओके। अगली दो बातें, और अगली दो विशेषताएं आप लिखें, और वो है, आपको पता है इमोशंस, संवेग, शेषवावस्था में वो संवेग छुपाता है कि जताता है? बोलो। बिल्कुल जताता है। तो संवेगों का प्रदर्शन एक बड़ी विशेषता, संवेगों का प्रदर्शन। और जब संवेग का नाम आता है तो संवेग से जुड़ी हुई दूसरी कौन सी चीज? मैकडूगल साहब की मूल प्रवृत्ति। तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार एक और बड़ी विशेषता शेषवावस्था की, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। संवेगों का प्रदर्शन, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। संवेगों का प्रदर्शन, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। संवेगों को इमोशंस बोलते हैं, इमोशंस का एक्सप्रेशन करता है, ठीक है ना। मूल प्रवृत्ति को बोलते हैं बेसिक इंस्टिक्ट। यहां उसके व्यवहार का आधार क्या रहेगा? बेसिक इंस्टिक्ट रहेगा। मूल प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? बेसिक इंस्टिक्ट। संवेग इमोशंस हैं। ओके, लिखा सबने? कौन सी दो बातें लिखी? पहली बात कौन सी है? किसका प्रदर्शन? संवेगों का प्रदर्शन। और दूसरी बात मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। अभी आपको किसी पे गुस्सा होता है ना, बड़े हो गए आप, आता है ना, तो गुस्सा आता है तो क्या अपने गुस्से को आप एक्सप्रेस करते हो उस पे? नहीं, हम गुस्सा अंदर ही अंदर पी लेते हैं। किसी पे प्यार आता है तो करते हो, जताते हो? नहीं। छोटे बच्चे को किसी पे प्यार आता है तो सीधा गले लग जाता है, चूम लेता है। गुस्सा आता है तो दिखा देता है। लेकिन हम बड़े लोग नहीं करते, इसलिए कहते हैं शेषवावस्था में संवेगों का क्या होता है? बोलिए। प्रदर्शन होता है। यह परीक्षाओं में पूछा गया है। शेषवावस्था में बालक के व्यवहार का आधार क्या होता है? चार ऑप्शन। शेषवावस्था में बालक के व्यवहार का आधार क्या है?
4 ऑप्शन थे, जिसमें से राइट आंसर था मूल प्रवृत्ति। आधार क्या है? मूल प्रवृत्ति, क्योंकि जिसकी जैसी मूल प्रवृत्ति उसके दर्शन शिशु अवस्था में होते हैं, हो जाते हैं। बड़े होने के बाद कंट्रोल होता है, यहां पे नहीं, यहां तो जताता है, दिखाता है। क्लियर हुई दोनों बातें? ओके, अब आप मेरे को वापस बताएं, शिशु अवस्था की विशेषताएं हमने देखी। पहली बात हिंदी में कौन सी थी? कल्पना की सजीवता। इंग्लिश में क्या था? एनिमिज्म। दूसरी विशेषता क्या थी? आत्मकेंद्रितता। इंग्लिश में क्या था? ईगोसेंट्रिज्म। तीसरी विशेषता तार्किक चिंतन की, अतार्किक? अतार्किक चिंतन था। चौथी विशेषता किसका विकास? पेशीय कौशलों का विकास भी इसमें होता है, और भाषाई विकास के लिए भी यह महत्वपूर्ण अवधि है। कोई विशेष दिक्कत आएगी नहीं आपको, ठीक है ना? उसके बाद फिर हमने अगली क्या बात लिखी थी? यस, 2 महत्वपूर्ण बातें थी, जिज्ञासा और साथ में सीखने की गति तीव्र होती है। तो क्यूरियोसिटी सब में होती है, पर शेष अवस्था की जिज्ञासा इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहां सीखने की गति क्या होगी? धीमी की तीव्र होती है। उसके बाद फिर अगली बात, यस, 2 महत्वपूर्ण बातें। शेष अवस्था में काम भावना होती है नहीं होती? तो आप बोलेंगे होती है। कम की ज्यादा? तो बोलेंगे ज्यादा, क्योंकि पहली तीनों स्टेज यहीं पे आ जाएंगी। तो काम भावना ज्यादा होती है। और इसी के साथ जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात, समलिंगी आकर्षण या विषमलिंगी आकर्षण होता है। और उसका प्रूफ दिया फ्राइड साहब ने 2 ग्रंथियों के रूप में, जिनमें लड़कों में कौन सी? ओडिपस, और लड़कियों में कौन सी? इलेक्ट्रा होती है। उसके बाद बहिर्मुखी होता है कि अंतर्मुखी? अंतर्मुखी होता है। और अंतर्मुखी स्वभाव से जुड़ी हुई 3 खास बातें जो परीक्षाओं में पूछी गई हैं। पहली बात स्वलीनता। कौन सी लीनता? स्वलीनता, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑटिज्म। दूसरी बात स्वमोह। दूसरी बात स्वमोह या आत्म प्रेम, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे नार्सिसिज्म। क्या बोलेंगे? नार्सिसिज्म। और तीसरी बात ये प्ले एज है कि टॉय एज? टॉय एज है। ये खेल की आयु है कि खिलौनों की आयु? खिलौनों की आयु है। बोले क्लियर है? बाद में बाल्यावस्था करेंगे तो सारी विशेषताएं आपको एक झटके में याद हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे जस्ट रिवर्स बातें हैं। और मैं उसी कॉन्सेप्ट में इसी तरह से कंपेयर करके लेता हूं, तो कोई चीज आपको प्रॉब्लम आती नहीं है परीक्षा में। ये कुछ बातें हैं शेष अवस्था की, एक आध बातें हम और भी लिख सकते हैं जो हैं। तो अगली विशेषता के रूप में आप लिखें, और वो है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? पुनरावृत्ति का सिद्धांत। तो ये तो आपने खूब देखा होगा, शिशुअवस्था में रिपीटेशन ही रिपीटेशन है साहब। छोटे बच्चों के साथ खेले हो ना, अपनी जेब से उनको पेन निकाल के दे दो। कौन सा सिद्धांत लिखा? पुनरावृत्ति का। किसका? सबने लिखा ना। आपने मोबाइल निकाल के दिया जेब से, तो वो क्या करेगा पता है? वापस डालेगा, फिर निकालेगा, फिर डालेगा। एक ही काम है, वो नहीं थकता, क्योंकि पुनरावृत्ति में मजा आता है। पीक एबो देखा है आपने? पीक एबो सुना है? जिसको बोलते हैं ता, सुना है ना? उसके साथ खेलते हैं तो वो थकता ही नहीं है। आप स्कूल जाओगे तो आप देखोगे कि स्कूल में गए हो आप, अभी देखा होगा आपने, स्कूल में बच्चों को सबसे ज्यादा इसी में तो मजा आता है। आखिरी के 2 पीरियड में असेंबली इसीलिए तो करते हैं कि सबको एक साथ बैठा दो और उनको आगे खड़ा कर दो, बोलो टेबल, बोलो ABCD, बोलो पहाड़े। वो बोलते हैं, वो और जोर से बोलते हैं, वो और जोर से रोकते हैं, रुको धीरे धीरे धीरे, पर उनको मजा आता है, इसलिए वो थकते ही नहीं है। और पता है लास्ट पीरियड में ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो कल फिर से स्कूल आ जाए। इसलिए शिशुअवस्था की बड़ी विशेषता क्या है? पुनरावृत्ति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? याद रहेगा? ओके। अगली विशेषता, अनुकरण द्वारा सीखना। इमिटेशन करता है, कॉपी करता है, इमिट करता है। अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण द्वारा सीखना। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, हमको पता है, दूसरों को देख के वैसा ही करता है। देखो एक टर्म आती है, वैसे कई जगह वो टर्म है, पर फ्राइड साहब ने उसको बहुत शानदार तरीके से इस्तेमाल किया है, परीक्षाओं में खूब आई है, कि बड़ों को देख के बच्चे वैसे बनते हैं। बनते ना, जैसे बेंडूरा की मॉडलिंग अलग है। सुन रहे हो मेरी बात? बड़ों को देख के बच्चे वैसा ही करते हैं, वैसा ही बनते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यस, क्या बोलते हैं?
अनुकरण तो यहां पे लिख ही दिया मैंने, फिर मैं पूछता क्यों आपसे? ये फ्राइड साहब की टर्म है, बड़ों को देख के हम उनके जैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? तादात्म्यकरण। तादात्म्यकरण, तो तादात्म्यकरण विकास की प्रक्रिया में बहुत बड़ा रोल निभाता है। और शेषावस्था में वो जिन बड़ों को देखते हैं उनके जैसा ही बनने की कोशिश करते हैं, इसको बोलते हैं तादात्म्यकरण। क्या बोलते हैं? ये मैं कराऊंगा आपको आगे, जब जब चीजें आएंगी हम कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक अनुकरण वाली बात भी एक बार पूछ लिया गया था। आश्रितता, तो एक और विशेषता हम लिख सकते हैं, आश्रितता। कौन सी विशेषता हो जाएगी? आश्रितता, जिसको बोलते हैं डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी, आश्रितता। तो वो आश्रित रहता है, डिपेंड रहता है साहब। डिपेंड रहता है कि नहीं रहता? बाकी चीजों में तो डिपेंड रहता ही है, उसकी फीलिंग्स इमोशंस हैं उनमें भी डिपेंड हो गया। वो पालने में उसमें लिटा हुआ है छोटा सा ना, अब उसका माँ दूर है, उसका मन कर रहा है कि माँ पास आ जाओ, पर वो क्या करे, वो नहीं आ रही। और कोई उसको जबरदस्ती प्यार कर रहा है, वो कि तू जा यार, पर वो नहीं जा रहा। तो आश्रित तो है ही वो। ओके, आश्रितता। एक बात आप मुझे बताएं, देखो कई चीजें ऐसी हैं जो क्लियर बैरियर हम नहीं कर सकते, वो परीक्षाओं में भी आती हैं। सुन रहे हो ना मेरी बात? उनमें एक चीज है सामाजिकता, सामाजिक विकास, ठीक है ना। तो ध्यान दें, अगर परीक्षा में ऐसा पूछा जाए कि साहब सामाजिकता का विकास कौन सी अवस्था की विशेषता होगी, तो हमको करना है बाल्यावस्था। क्या करना है? बाल्यावस्था। लेकिन कुछ और जोड़ दें, है ना, घनिष्ठ सामाजिकरण या गहन सामाजिकरण, तो फिर हो जाएगा किशोरावस्था। क्योंकि बाद में वो अचानक कम तो नहीं होगा ना। जन्म के समय हम जानते हैं बच्चे का सामाजिकरण नहीं होता, सामाजिक नहीं होता, असामाजिक भी नहीं होता, पर उसमें सामाजिकता की शुरुआत कब से होती है, ये एक खेल है। तो यहां पे ध्यान रखना, दोनों बातें सही हैं। अगर ऐसा परीक्षा में प्रश्न आए कि साहब सामाजिकता का अभाव शिशु की विशेषता है, तो वो राइट है। क्योंकि सामाजिकता की शुरुआत लगभग मानी जाती है आपके 2-3 ईयर से, शुरुआत है वो क्या है? शुरुआत। लेकिन सामाजिकता का विकास जिस अवस्था से जोड़ेंगे वो क्या होगी? बाल्यावस्था होगी। और सामाजिकता के साथ एक चीज और आती है, और वो है नैतिकता। वो क्या है? नैतिकता। निश्चित रूप से नैतिकता भी शेषावस्था में नहीं होती, क्योंकि नैतिकता इगोसेंट्रिक है, वो तो दूसरों की चीजें छीन के खा रहा है। याद है ना आपको? शेषावस्था में बड़े बच्चों ने उसको दिया है, सबके छीन के उसने खाई है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है तो उसको भी अच्छा लग रहा होगा। वो इगोसेंट्रिज्म है, तो इसलिए नैतिकता नहीं है। तो ये बहुत हल्का सा पर्दा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि सब शेषावस्था में नैतिकता का अभाव रहता है, सामाजिकता का अभाव रहता है, लेकिन शुरुआत भी हो जाती है। और इनका विकास कब होता है? बाल्यावस्था में हो जाता है। कब होता है? बाल्यावस्था में। और गहन और जटिल चीजें हो जाएंगी किशोरावस्था में। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। तो यहां पे एक बिंदु और लिख लें आप, और वो है नैतिकता का अभाव। नैतिकता का अभाव, नैतिकता का अभाव, और साथ में सामाजिकता की शुरुआत लिख लो आप। शुरुआत इसलिए मैं लिखवा रहा हूं आपको कि सब शुरुआत तो हम शिशुअवस्था को 6 साल तक ले रहे हैं तो हो ही जाती है, तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है। सामाजिकता का अभाव भी गलत नहीं है और सामाजिकता की शुरुआत भी गलत नहीं है, ठीक है ना। तो नैतिकता का अभाव भी कर सकते हैं हम, सामाजिकता की शुरुआत भी कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें भी हैं। ओके, लिख लिया आपने सबने? नैतिकता का अभाव, इसमें नैतिकता का अभाव होता है ना। ओके, और सामाजिकता का भी अभाव होता है, पर सामाजिकता की शुरुआत हो जाती है। लिखा कि नहीं सबने? बोलिए, क्लियर है? ओके, अब लिखें विशेष। विशेष, विशेष, आप लोग सोए तो नहीं हो ना? आपको कैसा लग रहा है हमारी क्लास को देख के? बोलो, बहुत अच्छा कि अच्छा? ओके, थैंक यू। आपको बहुत अच्छा पता है सबसे ज्यादा अच्छा कब लगेगा? यस, जब पेपर देने जाओगे, मजा आएगा उसमें, गारंटी है। तो आपको हर चीज आएगी तो मजा क्यों नहीं आएगा? बोलिए, है ना। स्पेशली यहां तो बहुत ही बढ़िया है सिस्टम। मैं, चलो पहले विशेष लिखो, फिर एक बात करेंगे अपन। विशेष, अच्छा, आप में से बहुत से बच्चों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, यूट्यूब पे नहीं किया ना? कितने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है? हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 ओनली। ओके, तो ध्यान रखना, आज पहला काम ये करना है। सुन रहे हो ना? क्योंकि उसमें बहुत अच्छी चीजें हम डाल भी चुके हैं, डाल भी रखी है। अभी कोई सीटेट, अभी सीटेट का कोई दे रहा है आप में? कौन कौन दे रहा है? आपको तो लाजमी है तुरंत उसको सब्सक्राइब करना। उसमें कुछ मेरे वीडियोस है जो मैंने मोबाइल से ही बनाए, उनमें मैं दिख भी नहीं रहा, पर उसमें बेहतरीन चीजें हैं, बेहतरीन। पूरी एनसीईआरटी है उसमें, मैं बताऊंगा अभी।
लिखिए आप, YouTube पे जाना, सुन रहे हो ना, YouTube पे जाना और वहां पे टाइप करना साइकोलॉजी, PSY, यहां पे गलती होती है अक्सर है ना, HY कर देते हैं बच्चे, तो वो आता नहीं है, PSY, हाँ, CHOLOZY, साइकोलॉजी, अशोक पारिक। ये टाइप करोगे आप, ठीक है, तो ये टाइप करते ही हमारी एक फोटो आएगी पगड़ी पहने हुए, उस पे रेड नीचे है सब्सक्राइब, उसको टच कर देना तो सब्सक्राइब होगे, साथ में बेल आइकॉन को टच कर दोगे तो उस पे हम जो भी डालेंगे ना वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसमें देख लेना। अब तो पता है हम लोग, आप कितने कितने आप आगे जा रहे हो पता है, हर जगह ऐप चल रहा है साहब, हर कोचिंग में डिजिटली कितने हम आगे जा रहे हैं कि नहीं? ओके, तो ये चीजें तो आपको लिख लिया सबने, साइकोलॉजी अशोक पारिक। ओके, एक और बात आपको बता दूं, है ना, सुन रहे हो ना, SS यादव सर, लक्की आहूजा मैम और मैंने तीनों ने एक हमारा ऐप भी बनाया है, और उस ऐप का नाम है साइकोलजिया। क्या नाम है उसका? आपको ये बताया था किसी ने? ये भी नहीं बताया, तो सारी जिम्मेदारी मेरी है क्या फिर? ओके, ये ऐप बनाया है हमने, ठीक है ना, तो उसमें हम तीनों की क्लासेस रहेंगी। फर्स्ट ग्रेड के लिए स्कूल मैनेजमेंट यादव सर का रहेगा, साइकोलॉजी हम दोनों की रहेगी, मेरी और लक्की मैम की, दोनों की क्लास, ये वाली रिकॉर्डिंग भी उसमें जाएगी, ठीक है ना। और सेकंड ग्रेड में हमारी साइकोलॉजी के अलावा एक बेहतरीन चीज हम और देंगे, बेहतरीन, जो शायद राजस्थान में कहीं और नहीं मिलेगी, दैट इज टीचिंग मेथड्स। हम टीचिंग मेथड्स देंगे, और टीचिंग मेथड्स हम तीनों कराएंगे, मैं, लक्की मैम और यादव सर। आप सोच सकते हैं वो टीचिंग मेथड्स कितने कारगर हो सकते हैं आपके लिए। 40 नंबर के टीचिंग मेथड्स, चाहे आपके मैथ्स है, चाहे साइंस है, चाहे इंग्लिश है, चाहे एसएस है, कुछ भी है, चाहे संस्कृत है, टीचिंग मेथड्स हमारे नायाब रहेंगे। टीचिंग मेथड्स हम अभी नहीं करेंगे, उसको करेंगे नेक्स्ट मंथ। कब करेंगे? नेक्स्ट मंथ। तो आपको 2 काम करने हैं, चैनल तो मेरा सब्सक्राइब करना ही है, सुन रहे हैं ना, साथ में साइकोलजिया ऐप भी घर जाके डाउनलोड कर लेना है ना, उस पे जाओगे प्ले स्टोर में तो डाउनलोड हो जाएगा। वो डाउनलोड होते ही, उसको जरूरी नहीं आप उसको बाई करें, अभी बाई नहीं करना, करें तो आपकी मर्जी है, पर वो डाउनलोड हो जाएगा, तो उसमें जब भी हम मेथड्स वगैरह डालेंगे इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। क्योंकि आपको तो मैं और लक्की मैम और SS यादव सर की तीनों की क्लासेस यहीं पे दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड में जो बच्चे उनको दे रहे हैं ना, तो आपको अलग से उसमें पैसा देने की जरूरत नहीं है। वो ज्यादा, उसकी कीमत भी हमने कम ही रखी है, 800-900 रुपए, ठीक है ना। पर उसमें उसके बाद कुछ चीजें भी हम करेंगे, जैसे हम पॉडकास्ट करेंगे, हम आपस में डिस्कशन करेंगे, हम टेस्ट सीरीज करेंगे, है ना। आपको अभी नॉलेज होना चाहिए कि वो ऐप आपको डाउनलोड तो तुरंत ही कर ही लेना है, क्लियर है? तो दोनों चीजें करोगे, चैनल और वो ऐप। रही बात बुक की, तो बुक तो आपको वैसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपनी बुक आ रही है, ठीक है ना, वो बता चुके हैं हम, हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली, वो आपको नहीं लेनी है। हम मार्केट में एक बुक निकाल लेंगे, वो लेनी है तो वो बहुत ही काम की रहेगी, मजा आएगा आपको। वो जनवरी के फर्स्ट वीक में पब्लिश हो गई, पब्लिश हो रही है, वो भी दे दी, पर जनवरी फर्स्ट वीक में वो आ जाएगी। ओके, ठीक है ना। चलिए, आप भी कुछ बोलो। नहीं, वो नहीं होगा, दिखाओ मेरे को, दिखाओ आप, उसमें है ना हमारा नाम, किसी का नाम आ रहा है क्या? मेरे को दिखाओ आप, फिर वो दूसरा होगा। ये है ना नीचे ब्लैक वाला साइकोलजिया, ये है, यही खोला था क्या? फिर यही है सेम, तो वही वाली बात है, टेक्नोलॉजी है, इसमें दिख जाएगा आपको सब कुछ। तो सबको इसको डाउनलोड करना है। ओके, सुन रहे हो कि नहीं? ओके, अब विशेष में आपको क्या लिखना है वो देखो। विशेष में कुछ लोग हैं जिन्होंने शेषावस्था के बारे में कुछ बातें करी हैं, स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स तो आपको सारे बुक में मिल ही जाएंगे, चिंता की बात ही नहीं करनी है, पर विशेष करके हम इसको एक वो करते हैं, एंड करते हैं। तो आप नाम लिखें फ्रॉइड साहब का, विशेष लिख रहे हैं आप, फ्राइड, युंग, स्ट्रेंग, फ्राइड, युंग, स्ट्रेंग, गुड एनफ। एक नाम जो आपको ज्यादा याद रहता है वो है वैलेंटाइन, रहता है कि नहीं? ओके, यस, फ्राइड, युंग, स्ट्रेंग, गुड एनफ, वैलेंटाइन। आदि मनोवैज्ञानिकों ने शेषावस्था को, आदि मनोवैज्ञानिकों ने शेषावस्था को
विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना। आदि मनोवैज्ञानिकों ने शेषवावस्था को विकास की कौन सी अवस्था माना? विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण या विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना। कौन सी अवस्था माना? विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना। अब इनके स्टेटमेंट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है ना? तो हम पूरे स्टेटमेंट्स लिखने में अपना वक्त जाया नहीं करेंगे, ठीक है ना? हालांकि उनको भी हम अलग तरीके से करेंगे, आपको याद करवा देंगे, चिंता की बात नहीं है, पर सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे फ्राइड साहब के स्टेटमेंट आपको पता है, फ्राइड साहब के 2 स्टेटमेंट तो बेहतरीन है, बताएं आप। एक स्टेटमेंट है, जो भी एक बालक को बनना है वो कब बन जाता है? आरंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है। किसने बोला? फ्राइड ने बोला। एक फ्राइड ने पता क्या बोला है? भविष्यवाणी वाली बात पे फ्राइड साहब का एक स्टेटमेंट है, बॉय इज द फादर ऑफ मैन। क्या बोला? बॉय इज द फादर ऑफ मैन एंड गर्ल इज द मदर ऑफ वुमेन। कितनी बड़ी बात। यानी एक लड़का भविष्य का पुरुष है और लड़की भविष्य की स्त्री है, महिला है। हालांकि हम वो पढ़ेंगे उनका जीन पियाजे का, तो जीन पियाजे ने बच्चे को मिनी अडल्ट नहीं बोला, इन्होंने मिनी अडल्ट बोला है कि अभी जो है बड़ा होके कैसा बनेगा। एडलर का नाम यहां पे आया नहीं। एडलर साहब ने बोला, क्या स्टेटमेंट है एडलर का? बताओ, बताइए। एडलर का स्टेटमेंट है, जन्म लेते ही तय हो जाता है कि भावी जीवन में इसका क्या स्थान है। गुड इनफ का तो अपने रीट में आया था कि जितना भी विकास होना है उसका आधा कब तक हो जाता है? 3 वर्ष तक हो जाता है। और वैलेंटाइन साहब का स्टेटमेंट तो सबको आता है, उन्होंने बोला था शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है। ओके, अब हेडिंग डालिए बाल्यावस्था। मैं दूंगा ना, चिंता मत करो, हम सब देंगे। सब 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 आप तो लिखो हेडिंग डाल के बाल्यावस्था। चिंता तो कोई करनी ही नहीं है, अब तो मस्त है कि पढ़ते जाओ, सब कुछ देंगे, सब कुछ, एवरीथिंग। बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल। बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल। बाल्यावस्था जीवन का कैसा काल? निर्माणकारी काल। आप बताएंगे ऐसा किसने बोला? एनीबडी? नो, यह बोला था सिगमंड फ्रॉइड ने। यस, फ्राइड। बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल किसने कहा? फ्राइड ने कहा। साहब तो ब्रैकेट में फ्राइड साहब का नाम लिख दो। यह वाकई जीवन का निर्माणकारी काल है, यह वाकई अनूठा काल है, क्योंकि बाल्यावस्था की बातें अलग हैं, विशिष्ट हैं, अनोखी हैं। याद है ना सबको बाल्यावस्था? आज आपको उसमें वापस लेके चलेंगे। चलें? सोना मत। चलिए, तो मैं बाल्यावस्था की पहली ही 2 विशेषता जो लिखाता हूं, मुझे याद है राजस्थान में पहली बार कंपटीशन हुआ था, तो 2nd ग्रेड में, सुन रहे हो कि नहीं, फर्स्ट पेपर में साइकोलॉजी आती है। अभी आपका फर्स्ट पेपर एक ही होता है, अब ग्रुप 2 बना दिया वो बात अलग है, लेकिन सभी सब्जेक्ट का एक ही होता है क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे हो। लेकिन तब क्या था, तब पहली बार जब हुआ तो हर पेपर का, हर सब्जेक्ट का फर्स्ट, जैसे फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर एक ही कर दिया, सबका कर दिया ना, तो हर पेपर का, हर सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर सेपरेट होता था। एसएसटी वालों का जीके का पेपर अलग था, उर्दू वालों का अलग था, मैथ्स वालों का अलग था, संस्कृत वालों का अलग था। तो जितने सब्जेक्ट थे उतने पहले पेपर थे ना। तो मेरे को याद है अभी भी, एसएस में एक बात आई थी, और भी आई, वही आई थी, एक शब्द था विधायकता। कौन सा शब्द था? तो क्या बोलूंगा मैं, वो तो क्या बताएंगे विधायकता क्या है। बाद में जो 10 दिन तक आंसर की, 20 दिन तक बता नहीं पाते, ढूंढ के हम लोगों को सुन के दे नहीं पाते, वो तो क्या विधायकता का अर्थ बताएंगे। पर हमारे बच्चे उसको वहीं पे करके आए थे। दरअसल आपने सुना है विधायकता शब्द हिंदी में? यस, आप पढ़ चुके हैं मेरे से शायद। वेरी गुड। क्रिएटिविटी को कहते हैं, रचनात्मकता को कहते हैं। किसको बोलते हैं? रचनात्मकता को कहते हैं। तो इतना मजा आया था बच्चों को क्योंकि विधायकता ही आ गया केवल उसमें। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो काफी खास हैं। ये शुरू की 2 विशेषताएं मैं तब से लिखा रहा हूं, उससे पहले कि मेरे बच्चों के नोट्स उसमें भी आपको मिलेंगी। वो दोनों बातें क्या है? दरअसल पहली बात हमने देखी थी, शेषावस्था में रियलिस्टिक
या यथार्थ वाली बात थी या कल्पना वाली? बोलिए, कल्पना वाली। और यहां क्या हो जाएगी? यथार्थ वाली। तो लिखो, यथार्थ से परिचय। यथार्थ से परिचय, किससे परिचय? यथार्थ से परिचय। और 2 नंबर पे लिखें विधायकता अथवा ओब्लिक करें रचनात्मकता का दौर। विधायकता अथवा रचनात्मकता का दौर। तो पहली दोनों बातें, यथार्थ से परिचय पहली विशेषता, और दूसरी विशेषता विधायकता अथवा रचनात्मकता का दौर। किसका दौर? रचनात्मकता का दौर। ओके, तो देखो यथार्थ से परिचय वाली बात, बोनस इसीलिए दिया इस बार रीट में। देखो दोनों चीजें, इस बार एक लेवल फर्स्ट में आया था एक प्रश्न की, साहब बाल्यावस्था में सीखने में कौन सी विशेषता लागू नहीं होती, था ना उसमें? तो पूर्व अनुभव उन्होंने माना था, पूर्व अनुभव तो जन्म से ही होते हैं साहब, तो वैसे गलत था। दूसरा क्या था उसमें? एक और ऑप्शन था जो बेहद गलत था, जिसको लोग सही बता रहे थे, और बच्चे तो अभी तक सर उसमें आपत्ति लगा देगा। एक था कल्पना। तो दरअसल कल्पना, मैं आपको सही बताऊं, कल्पना श्रेष्ठावस्था और किशोरावस्था की बड़ी विशेषता है। बाल्यावस्था में कल्पना कम है ना, लेकिन कल्पना पूरी तरह खत्म नहीं होती, ये भी बात अपनी जगह सही है। और चौथा था रिफ्लेक्शन। तो वहां पे कल्पना और रिफ्लेक्शन, कल्पना में कहीं ना कहीं सत्यता थी, और रिफ्लेक्शन निश्चित रूप से चौथी पियाजे की स्टेज में आता है, तो वो किशोरावस्था में आएगा ही आएगा। इसलिए उसका जवाब सही तो रिफ्लेक्शन ही था, ठीक है ना। पर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो कल्पना भी मान सकते थे, फिर भी उन्होंने शुरू में गलत उत्तर दिया पूर्व अनुभव, फिर उसमें बोनस ही टिका दिया, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है सुने, अब तक क्या था? अब तक वो घर में था ना? अब तक एनिमिज्म और इगोसेंट्रिज्म था, बोलिए था कि नहीं था? तो ऐसा था, है ना, ध्यान दो, जागो। क्या बोलता था? वो बोलता था चांद सितारे किसके आदेश पे चलते हैं? वस्तुएं किसके साथ साथ चलती हैं? सामने वाले को क्या पसंद है? जो मुझे पसंद है। मैं जो चाहूं वो होता है, और वास्तव में होता था, तभी तो उसमें ये चीजें बनी जिनसे घर के सब बच्चे, सब लोग खौफ खाते हैं, है ना। वो हिटलर घर में सबके मिलते हैं, पर वो तो उनको बोलता है घोड़ा बनो, तो वो उनके लिए घोड़ा नहीं बनते, है ना। वो हम सबको कठोर लगते हैं, हमारे दादाजी पापा जो भी हैं, हमको बहुत प्यार करते हैं वो, लेकिन वो जताते नहीं है हमारे प्रति। हम हमारे प्रति कठोर ही रहेंगे, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो देख लेना कितना पैसा लगा दिया तुमने। लेकिन छोटा बच्चा है, वो तो घोड़ा बनेंगे तो बनेंगे। बोले होता है कि नहीं होता? वाकई ऐसा है, चांद सितारे सब उसके आदेश के वो हैं, गुलाम हैं, दिन रात उसके इशारे पे होते हैं, और जहां भी जाता है वो प्रिंस है। आई एम द प्रिंस, आई एम द किंग, आई एम द बॉस की सारी एग्जांपल्स ईगोसेंट्रिज्म के हैं। मैं बादशाह हूं, ये ईगोसेंट्रिज्म है। अहम ब्रह्मास्मि ईगोसेंट्रिज्म है। बोलिए है कि नहीं है? वाकई ऐसा हुआ। तो एक मैं एग्जांपल देता हूं छोटा सा, कि घर में सबसे ऊंचे सिंहासन पे बैठता है वो, बोलिए बैठता है कि नहीं बैठता? दूसरों की चीजें लेता है, मेरे को दो, इवन दूसरों को दे दिया, उसको मिला, दीदी को भी दे दी उसके बराबर, तो नहीं लूंगा, मेरे बराबर क्यों दी? तो उसको स्पेशल देनी पड़ती है ना। ऐसा हुआ है, हम सबके साथ हुआ है। घर में वो क्रिकेट का खेल खेल रहा है, क्या खेल रहा है? सुन रहे हो ना आप लोग? क्रिकेट खेल रहा है, लेफ्टी है, बैटिंग कर रहा है, पापा बॉलर हैं, दादाजी अंपायर हैं, घर के बाकी लोग फील्डर हैं। आउट हो गया, पर कौन आउट हुआ? मैं। तो वो बोला मैं आउट कैसे हो सकता हूं? आउट हुआ वो, लेकिन उसने अंपायर को देखा, हाँ मैं दोबारा खेलना है। जैसे अंपायर को देखा, अंपायर ने नो बोल दिया। आपने देखा ना, वो चिल्ला चिल्ला के मर जाते हैं, हाउस दैट, अंपायर पे कोई असर नहीं होता। और उसने तो केवल ऐसा देखा, अंपायर ने नो बॉल दे दी, तो वो हुआ कि नहीं हुआ बादशाह? अगली बॉल पे कैच उछला, पॉइंट पे बुआजी खड़ी है दुपट्टा बांध के, और लगभग उन्होंने कैच लपक ही लिया, पर वो बोलता है कैच ड्रॉप, वाकई ड्रॉप हुआ ना? हुआ। वो श्रेष्ठावस्था थी। अब आएगी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में स्टेप आउट करके घर से बाहर निकला, घर का सिंहासन छोड़ा, और आज गार्डन में उसने अपना गेम जमाया। आज भी वो बैटिंग कर रहा है, आज भी वो आउट हो गया, आज भी उसका मन है कि हम दोबारा खेलेंगे। आज भी उसने अंपायर को देखा, लेकिन आज अंपायर ने नो बॉल नहीं दी,
बल्कि उसका बैट छीन के उसको बोला बैठ जा, तू आउट हो गया, क्योंकि अंपायर भी उसके जैसा ही है, फील्डर भी उसके जैसा ही है, बाकी लोग भी उसके जैसे ही है। आज तो गार्डन में खेल रहा है, केवल इतना बोला आउट, वो बैठ गया, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा, सुबकने लगा। पता है क्यों? मुझे आउट कर दिया, मुझे बैठा दिया। अभी पता लग जाएगा किसको सताया है इन्होंने, क्योंकि आज से पहले घर पे अगर उसको किसी ने सताया तो पूरा घर उसके सामने नतमस्तक हुआ है। उसने माफ किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। लेकिन आज वो इंतजार कर रहा है कि सब आएंगे, नतमस्तक होंगे, माफ नहीं करूंगा। काफी देर गुजरी, कोई नहीं आया। तब उसको एहसास हुआ जिंदगी में दुख भी है। तब पहली बार एहसास हुआ यथार्थ क्या है, वास्तविकता क्या है। भाई के साथ स्कूल गया, ये दोनों एग्जांपल देता हूं मैं काफी टाइम से। भाई के साथ स्कूल गया तो उसकी तो आदत है साहब, पहले दिन स्कूल गया, गुरुजी आए, वो ऊंची चेयर पे बैठ गया जाते ही। वो नहीं जानता गुरुजी की चेयर है क्या, वो तो उसी पे बैठा है। वो आए, उन्होंने कहा ये कौन है, उधर बैठो। केवल उसको इतना बोला उस जगह बैठो, लेकिन वो तो हर्ट हो गया, सुबकने लगा, रोने लगा। यहां भी मुझे सताया, पता लगेगा मैं कौन हूं। काफी देर गुजरी, यहां भी कोई नहीं आया, तो उसको लगा आखिर ये क्या हो रहा है, देखूं तो सही। उसने हल्के से झांक के देखा तो पता लगा उसके जैसे कई राजकुमार हैं जो कोनों में बैठ के सुबक रहे हैं। तो पहली बार उसको एहसास हुआ किसका, यथार्थ का। तो याद रहेगा, बाल्यावस्था में कल्पना नहीं है बल्कि क्या है, यथार्थ है। दूसरी बात, विधायकता और रचनात्मकता कितनी बड़ी बात है, पता है ना आपको? कौन है वो जिसने बाल्यावस्था में बारिश के घरोंदेनी, बारिश में मिट्टी के घरोंदेनी बनाए ना? बाल्यावस्था में कैसी कैसी क्रिएटिविटी करी थी आपने, याद है कुछ बातें? क्या क्या किया था बताओ आज मेरे को। क्या बनाया था? टावर? क्या बनाया था? नाव बनाई, बिल्कुल नाव बनाई, जहाज बनाई, पता नहीं क्या क्या किया। ईंट से बस चलाई, चप्पल से टायर बनाए। लड़कियों ने गुड़िया को किस कदर सजाया आपने जो सजाया संवारा था, क्या कितना बेहतरीन है उसका, देखिए आप। वो उसको कितना सजाती है, पूरी की पूरी फैशन डिजाइनिंग है। कहां से सीखी उसने? बारिश के दिनों में मिट्टी के घरोंदे बनाए तो पूरा का पूरा इंटीरियर है, वो आर्किटेक्चर पूरा है साहब, पूरा घर बनाया, हर चीज बनाई कि नहीं बनाई? क्या क्या बनाया हमने। ये बाल्यावस्था की क्रिएटिविटी है, ये बाल्यावस्था की रचनात्मकता है। आप जानते हैं बाल्यावस्था में रचनात्मकता क्यों आती है? क्यों आती है? इसलिए आती है, सिगमंड फ्राइड साहब की बात है ये भी, इसलिए आती है कि साहब शेषवावस्था तक पहली 3 स्टेज जो होती हैं उनमें सेक्सुअल एनर्जी होती है, लेकिन बाल्यावस्था में, आपको परीक्षा में प्रश्न पूछ लें, बाल्यावस्था में काम भावना ज्यादा होगी कि कम, तो आप क्या बोलेंगे? कम होगी। और काम भावना लेटेंट हो जाती है, पर साथ में वो सब्लिमेट हो जाती है, साथ में वो मार्ग बदल लेती है, साथ में वो मार्गांतरीकरण करके, परिशोधन करके जिस दुनिया में जाती है उस दुनिया को बोलते हैं फ्लाइट टू क्रिएटिव वर्ल्ड। क्या बोलते हैं उसको? फ्लाइट टू क्रिएटिव वर्ल्ड है। सृजनात्मक विश्व में पलायन कर जाती है वो एनर्जी, क्योंकि वो ऊर्जा कहीं तो जाएगी, और वही ऊर्जा विधायकता है, वही ऊर्जा रचनात्मकता है। इसलिए बाल्यावस्था सृजनात्मकता, रचनात्मकता और विधायकता की अवस्था है। किसने बोला ऐसा? फ्राइड साहब ने बोला। इंपॉर्टेंट बात है, लिखो आप इंपॉर्टेंट करके, इंपॉर्टेंट। फ्राइड के अनुसार, फ्राइड के अनुसार, फ्राइड के अनुसार, लिख रहे हो ना? फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में, फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में, फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा, लैंगिक ऊर्जा इंग्लिश में लिखना है सेक्सुअल एनर्जी। फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा, ब्रैकेट में सेक्सुअल एनर्जी, एक शब्द है मार्गांतरीकरण, पढ़ा है ना ये शब्द? उदातीकरण, मार्गांतरीकरण, पढ़ा है ना? यस। ब्रैकेट में सब्लिमेशन। मैं बोल रहा हूं पूरा स्टेटमेंट, पूरा लिखना है आपको। फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा, सेक्सुअल एनर्जी, मार्गांतरीकरण, ब्रैकेट में सब्लिमेशन करके
मार्गांतरीकरण करके, मार्गांतरीकरण या सब्लिमेशन करके, यानी मार्ग बदल लेती है, एनर्जी दूसरी जगह चली जाती है, करके खेलकूद, चित्रकारी, शिक्षा। फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा मार्गांतरीकरण करके खेलकूद, चित्रकारी, शिक्षा आदि क्षेत्रों में, खेलकूद, चित्रकारी, शिक्षा आदि क्षेत्रों में सृजनात्मक गतिविधियों या रचनात्मक गतिविधियों के रूप में प्रकट होती है। रचनात्मक गतिविधियों के रूप में प्रकट होती है। फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा, सेक्सुअल एनर्जी मार्गांतरीकरण या सब्लिमेशन करके खेलकूद, चित्रकारी, शिक्षा आदि क्षेत्रों में कौन सी गतिविधियों के रूप में प्रकट होती है? रचनात्मक गतिविधियों के रूप में प्रकट होती है। लिखा सबने? याद रहेगा? मार्गांतरीकरण, उदात्तीकरण, परिशोधन, पता है ना आपको क्या है? बहुत जबरदस्त चीज है। वो डिफेंस मैकेनिज्म जब हम करेंगे ना, हम आपको एग्जांपल्स देंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको पता है सब्लिमेशन एक परिशोधन, इसी का दूसरा नाम है ना, परीक्षा में बहुत बार आया है साहब, किशोरों के तनाव को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो वो यही है, परिशोधन। इसमें क्या होता है पता है? इसमें कोई सामाजिक सांस्कृतिक उन्नयन का काम होता है। आपको पता है सुष्मिता सेन, जानते हो ना? अभी तो अपने एक और मिस यूनिवर्स आ गई ना, क्या नाम है उनका? हरनाज आ चुकी हैं, पंजाबी। सुष्मिता सेन बंगाली थी और बहुत अच्छी हैं सुष्मिता सेन, पता है आपको? सुष्मिता सेन ने शादी नहीं करी, पर बच्चों को प्यार करने का मन तो करता है ना, तो एक बेटी गोद ले ली। कितनी बेटी गोद ली? एक। जब उन्होंने एक बेटी को अडॉप्ट किया, एक डॉटर को अडॉप्ट किया, तो वो अपनी फीलिंग्स को निकालने के लिए किया। वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है? वो था विस्थापन। वो क्या था? विस्थापन था, डिस्प्लेसमेंट था, स्थानांतरण था, ट्रांसफर था। लेकिन बाद में उनको लगा कि जाने कितनी ऐसी बेटियां हैं जिनको मेरी जरूरत है, तो उन्होंने सैकड़ों डॉटर्स गोद ले ली और उनका खर्चा उठा रही हैं वो पूरे इंडिया में, है ना? कोई भी अनाथालय में अनाथ बच्चियां जो हैं, वो सुष्मिता सेन उनकी मां बन गई। ये काम सुष्मिता सेन का था मार्गांतरीकरण, ये काम था उदात्तीकरण, ये काम था सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में कोई ऐसा काम होता है जो किसी के फायदे के लिए होता है, रचनात्मकता वही तो होती है, ठीक है ना? ओके, तो बाकी मिलेंगे कल करते हैं। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करना, उसको डाउनलोड करना। बाय।